If you are not on the edge, you are taking too much space. कि जीवन के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज हो, उसके अंदर भी कैसे बेहतर किया जा सकता है। पूरा पैटर्न चेंज हो गया था मेरे टाइम तो कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सब लोग नहीं थे, सब लोग किसी ने 5 अटेम्प्ट दे रखे हैं, 4 अटेम्प्ट दे रखे हैं, सब 3 है, सब वो किसी ने उसे गोबर कर दिया था। वो मठाधीश लोगों से थोड़ा बच के रहने का, जो सब पूरी किताबों की वो फहरिस्त दिखाते हैं। कम बुक पढ़ने से ज़्यादा सिलेक्शन होता है। DU या JNU से होता है या BHU या इला होता तो मेरा ज़्यादा नाम होता। इसके अलावा भी कुछ है तो उन्होंने कहा हाँ कमेंट्री कर ले, तो कहाँ कबड्डी वाले हिंदी लिटरेचर इसलिए लेना है क्योंकि मुझे हिंदी को आगे बढ़ाना है। नहीं हिंदी लिटरेचर बाद इसलिए में लेना बढ़ाना, है, सर्विस में जाके फिर करना है। हिंदी लिटरेचर इसलिए लेना है अभी 10 कि पेपर वो पढ़ा। बोरिंग है, प्लस मुझे हिंदी लिटरेचर पढ़ना और लिखना अच्छा लगता है, मजा आता है। तो मोटिवेशन वहाँ से ढूंढे। परिवार का कोई, जैसे मेरी जो दादी थी वो किस तरह से पूरे परिवार को मैनेज करती थी। तो 10 दिन तो जो मैंने गन्स चलाई है ना, मतलब रात को 3 बजे LOC की तरफ को पूरा AK-47 तड़ ऐसे करके। नमस्कार दोस्तों, पर्सपेक्टिव सीरीज के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार पैनल IAS और IPS ऑफिसर्स का, जो न केवल टॉपर्स रहे हैं बल्कि अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के हमारे पहले पैनलिस्ट निशांत जैन जी का, जो UPSC 2014 में 13th रैंक लेकर आए थे। मिस्टर सूरज सिंह जी, जो UPSC 2014 में 189 रैंक के साथ IPS सर्विस में हैं। देन वी हैव मिस्टर प्रेमसुख डेलू जी, जो UPSC 2017 में रैंक 170 के साथ सिलेक्ट होकर इस वक्त IPS गुजरात कैडर में हैं। एंड मिस्टर गौरव बुडानिया जी, जो 2020 के एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं रैंक 13 के साथ एंड इस वक्त राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं। निशांत जैन जी भी राजस्थान कैडर में ही IAS अधिकारी हैं। और हमारे अपने रोमन सैनी सर, जो अनअकैडमी को फाउंड करने के साथ साथ ही IAS एग्जाम को भी क्रैक कर चुके हैं, रैंक 18 इन 2013 UPSC एग्जामिनेशन। तो ये सभी पैनलिस्ट हमारे हिंदी माध्यम से हैं, इन्होंने हिंदी माध्यम से एग्जाम को क्रैक किया है, टॉपर रहे हैं हिंदी माध्यम के। तो आज इनसे हम जो पहला सवाल पूछना चाहेंगे, रोमन आप भी देख रहे हैं कि UPSC में हिंदी माध्यम का रिजल्ट अभी तो डाउन जा रहा है। 50 लोग सेलेक्ट हो गए। मतलब पहला क्वेश्चन मेरा यही था, मतलब काफ़ी मैं इंट्रीग होता था इससे कि जब पता चल रहा है कि 15 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, 20 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, मतलब 1000 लोगों में से 20, मतलब 2% हो गया करीब। और देने वाले बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि 2% लोग पेपर देने वाले हिंदी मीडियम से। तो ऐसा नहीं लगता था कि कभी कुछ चेंज कर लें या फिर कुछ ऐसे, मतलब डर नहीं लगता था। पहला ऐसा क्वेश्चन था मेरा। डर लगता है बिल्कुल। और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से रिजल्ट गिरता गया, तो काफ़ी सारे लोगों को मैं भी जानता हूँ जिनकी हिंदी और इंग्लिश लगभग ठीक सी थी, तो उन्होंने स्विच किया इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि उन्हें लगा कि हिंदी मीडियम से फाइनल रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। पर इस बार का जो अभी जो कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है वो काफ़ी ठीक है, बेटर है। 50+ सिलेक्शन 50+ सिलेक्शन हुए हैं, जो कि हाईएस्ट होगा लास्ट 10 साल का। मे भी हो सकता है, क्योंकि हमारे टाइम में 50 के आसपास होते, फिर घटते चले गए, 10-20 पे आ गए। और इस बार 50+ हुए हैं, तो वो थोड़ा सा सुकून भरा। हाँ सर, इसमें मैंने भी यही किया था। हिंदी मीडियम से होने के बाद भी मैंने इंग्लिश को मतलब चूज़ किया था राइटिंग के लिए मेंस में, और फिर हिंदी में इंटरव्यू दिया था। तो हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा करने लग गए हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, तो वो इंग्लिश में ना मतलब मेंस लिखने की कोशिश करते हैं। आई थिंक एस्पिरेंट्स को ये मतलब काफ़ी पता होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम जो है, मतलब प्री तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो मेंस है वो आपने पूरा इंग्लिश मीडियम में लिखा, और इंटरव्यू के टाइम में क्योंकि बोलचाल में मतलब हिंदी उनको कंफर्टेबल लगी तो उन्होंने हिंदी में दे दिया। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इन्होंने अभी क्रैक किया 2 साल जस्ट इसका रिवर्स किया था मैंने। अच्छा। कि एग्ज़ाम तो हिंदी में लिखा, और लास्ट इंटरव्यू जो मैंने दिया था वो मैंने ये सोचते हुए कि कंपोजिशन जनरली बोर्ड्स के ऐसे रहते हैं कि अध्यक्ष, जनरली हमने ऐसा सुना है कि अध्यक्ष लोग ही, वहाँ जो चेयरमैन होते हैं बोर्ड के, वो मार्क्स देते हैं। तो कई बार साउथ पार्ट ऑफ द कंट्री से लोग होते हैं, कई बार नॉर्थ ईस्ट से। तो मेरे बारे में डेविड शिमली सर पढ़ गए थे बोर्ड में, तो वो मैंने पूरा इंग्लिश में दिया था। तो उस बार काफ़ी जंप भी देखने को मिला मुझे। अच्छा, ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि भाई आपने मेंस हिंदी में दिया और इंटरव्यू इंग्लिश में दिया। सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। लेकिन एक अच्छी बात है ये, रोहन, में आपको, खास बच्चों को पता भी है ये बात, काफ़ी लोगों को, कि अभी मेंस में भी ऑप्शन है। हमारे टाइम में अगर आपको मेंस हिंदी मीडियम में देना तो हिंदी में सारे पेपर्स हिंदी में ही देने पड़ेंगे। अभी हो गया कि GS आप चाहे तो हिंदी में दे लें और ऑप्शनल चाहे तो इंग्लिश में दे लें। जैसे कोई एंथ्रोपोलॉजी या अदर वे अराउंड आल्सो, आई थिंक। हाँ, अदर वे अराउंड आल्सो। मैथ्स है, फिजिक्स है, मेडिकल साइंस है, आप डॉक्टर हो तो आपने अपना ऑप्शनल इंग्लिश में दे दिया और GS और SC हिंदी में दे दिया। मेरा तो सर ये था कि हिंदी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। गाँव से बिलोंग करते थे तो अंग्रेजी को लेकर एक डर भी था बहुत ज़्यादा। तो ये सोच के कि भाई अपने को तो हिंदी में ही देना है, तो फिर ज़्यादा सोचा नहीं कि अपने है वो हिंदी है इंग्लिश वाली है।
ये था कि अपना पास एक ऑप्शन है वो हिंदी है, अपने को हिंदी में देना है और हिंदी में बेस्ट करना है, बाकी का कोई दूसरा विकल्प कुछ- था ही नहीं। कोई विकल्प नहीं है, तो दूसरा ज्यादा सोचना विचारना सेम नहीं। यहाँ भी ऐसे ही था। तो आप सभी के एक्सपीरियंस से मुझे ये लग रहा है कि अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है ये कि आपकी परिस्थितियां कैसी है, हालात कैसे हैं, उसके अनुसार आप माध्यम का सिलेक्शन करें। कॉम्पिटेंस किस में है, किस में कंफर्टेबल ज्यादा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट। वो आई थिंक अगर आप इतना आंसर लिखना है, पूरा एस्से लिखना है या 200 शब्दों के इतने सारे आंसर लिखने हैं, तो आप लिखने में जिसमें आप कंफर्टेबल है वही पढ़ना भी तो है उसको 2-3 साल पढ़ना, कॉम्प्रिहेंड भी तो 2-3 साल पढ़ाई करनी है। अपना शॉर्ट एनालिसिस और तो खुद ही पेपर में बैठ करना के है। ट्रांसलेशन तो नहीं हो सकता। बहुत मतलब मुश्किल काम है। जिस भाषा में आपके थॉट्स आ रहे हैं, आप उसको इतना ज्यादा ट्रांसलेट नहीं कर सकते पूरा पेपर। और मेरे साथ सर एक बड़ी रोचक चीज़ भी हुई थी कि मैं इंटरव्यू हिंदी में देने के लिए गया था, तो पहला क्वेश्चन ही है वो एकदम सामने से इंग्लिश के अंदर आया, तो मैं ऐसे देख रहा था, तो उन्होंने देखा, मैंने कहा सर उत्तर नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि आपको क्वेश्चन समझ आया? मैंने कहा सर सिर्फ आपने जो बोला है उसमें से मेरे को एक नॉन अलाइनमेंट वर्ड समझ आया, उसके अलावा कुछ भी नहीं आया। तो फिर उन्होंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, और पूरे इंटरव्यू के अंदर वो सब मेंबर्स जब है वो मैं कोई भी उत्तर इंग्लिश में दूसरे मेंबर क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो वो हिंदी में पूरा बोर्ड है उसको ट्रांसलेट कर रहा था। लास्ट में तो एक स्टेज ऐसी आ गई कि उन्होंने जो पब्लिक सीक्रेट जो एक्ट है उसकी हिंदी ट्रांसलेट नहीं हो रही थी, वो मेरे को बार बार पूछ रहे थे कि आपको समझ आ गया, आपको समझ आ गया, और फिर भी सर बहुत अच्छे लोगों ने काफी कंफर्टेबल फील करा। बहुत कंफर्टेबल, और मेरे को 187 मार्क्स। इस बात को थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा जो अभी आपने बोला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स टच में रहते हैं कई बार गाइडेंस के लिए, अभी भी रहते हैं। मैं तो 8 साल हो गया मुझे सेवा में, तो मैं इनको एक राइडर ज़रूर देता हूँ डिस्क्लेमर कि भाई जो मैं बता रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं आपको सूट करे, बिकॉज देयर इज नो टेलर मेड फार्मूला, नो देयर इज नो वन जैकेटेड टाइट जैकेटेड अप्रोच की वन साइज यहीं पे फिट्स ऑल। 3 अलग-अलग फार्मूले मिल गए, 4 लोगों में 3 तो अलग-अलग अपना फार्मूले। स्वॉट एनालिसिस आप करो, अपनी परिस्थितियों और अपनी कॉम्पिटेंस के आलोक में आपको क्या बेस्ट लगता है उसको आप परस्यू करो, और अगर आप में है कि कन्विक्शन कि हम कर लेंगे तो आप कर ही लोगे, देर या सवेर। बिल्कुल सही है। जैसे पर्सपेक्टिव मतलब ही इस बात का है कि भाई अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं निशान जैन हूँ, मैंने एसए में अच्छे मार्क्स आए मेरे, या मेंस में अच्छे मार्क्स आए, और मैंने बोल दिया किसी इंटरव्यू में कि मैंने तो मॉक टेस्ट दिए ही नहीं, टेस्ट सीरीज दी ही नहीं, तो दूसरे का टेस्ट सीरीज की जरूरत ही नहीं। भाई अभ्यास की ज़रूरत है, मुझे हो सकता है टाइम नहीं मिला, मैं नौकरी के साथ कर रहा था, या फिर मेरी राइटिंग स्किल पहले से भी थोड़ी अच्छी थी, हो सकता है पिछले टाइम में ऑलरेडी सब कुछ हाँ, काफी तो सारे इस वाले को मिथ्स में कवर कर सकते हैं। हर आदमी सर यूनिक होता है, अद्वितीय तो होता है, उसकी पर्सपेक्टिव अपनी अलग-अलग है, जो और स्ट्रेंथ blindly क्या है follow और उसकी जो कमजोरी क्या है वो चीज देख के और उसको डिसाइड करना चाहिए। बट जरूरी अगर नहीं आप कि 50 दूसरे लोग की- सेलेक्ट हो रहे हैं तो मतलब सिलेक्शन हो सकता है, Yes. बहुत आराम से हो सकता है। अगर आप मीडियम कोई इशू नहीं होगा, फिर आपकी नॉलेज या फिर एक्सप्रेशन विल बी। लेकिन वो जो आपने घबराने वाली बात बोली वो बहुत होती है, कारण कि पहली बात तो आप ऐसा एग्ज़ाम लिख रहे हो जिसमें 10 लाख लोग करीब अप्लाई कर रहे हैं, और आपको पता है कि चुनिंदा कुछ 700-800-900 लोग सिलेक्ट होने वाले हैं। फिर आपको पता है कि आपको ऑल इंडिया सर्विस वगैरह में जाना है, तो और उसमें आना है आगे। फिर आपको इसमें ये भी पता चल गया, एक और लग गया उसमें फिल्टर, कि अगर आप हिंदी मीडियम के तो 15-20 आ रहे हैं, अब उसमें आप कहाँ बना रहे हो? तो टेंशन और बढ़ जाती है। और वो थोड़ा सा एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी रहता है कहीं ना कहीं कि हम नहीं कर पाएंगे, हम गांव से हैं, सब एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक इंग्लिश का वो रहता है कि ये मैं सब है ऐसे, तो मैं कैसे करूँगा। तो मेरा मानना है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से थोड़ा दूर होना बहुत जरूरी है। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन आप सुन रहे थे, लेकिन उसके बीच में चंद सेकंड आपके मैं लूंगा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने के लिए। हम यानी कि पाथफाइंडर की टीम आप लोगों के लिए यूपीएससी 2024 और 25 की तैयारी के लिए कुछ स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं। ये बैच भारत का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी बैच है, ओनली फॉर 8,000 रुपीज। आप इसमें यूपीएससी की पूरी तैयारी कर सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू की, और इसमें टेस्ट सीरीज भी शामिल है। अब ये बैच 8,000 में कब स्टार्ट हो रहा है उसकी सारी जानकारी नीचे पहले कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर आपको मिल जाएगी। सो क्लिक ऑन दैट कमेंट, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, सारा ब्रोशर डिटेल्स, कौन सी क्लास कब होने वाली है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ाया जाएगा, कौन टीचर पढ़ाएंगे, वो सारी जानकारी आपको उसमें मिलेगी। अब ये बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं और आप कहीं महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा सकते या अफोर्डेबल नहीं है, तो 8,000 रुपीज इज अ वेरी बेसिक फी। हमने इस कोर्स की फीस इतनी कम रखी है ताकि भारत का सबसे गरीब से गरीब बच्चा यूपीएससी की तैयारी पढ़ाई पैसे के कारण ना छोड़े। तो इस बैच का फायदा उठाइए। इसमें मैं यानी कि महिपाल सिंह राठौड़ आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और अन्य एजुकेटर्स जो हमारी पाथफाइंडर टीम पर जुड़े हुए हैं वो आपको अपने अपने सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बैच कोर्स का बहुत ही फायदा उठाएंगे। और याद रखिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, तो जो शुद्ध हिंदी में कोर्स होगा उसकी भी तारीख और डेट्स आपको नीचे मिल जाएंगी, और जो इंग्लिश वाला बैच है उसकी भी डिटेल्स आपको नीचे कमेंट में मिल जाएंगी। आप
उसका फायदा उठाइए, लिंक पर अभी क्लिक कीजिए और जो प्राइस है वो डिस्काउंट कोड यूज करने पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, लेट्स कंटिन्यू टू आवर डिस्कशन। टेक्निकल चीज़ ये भी है सर कि जब भी आप हिंदी लिखते हो तो आपको हर वर्ड के बाद आपको पेन उठाना पड़ता है, ऊपर से फिर जो सिरोरेखा लिखने के लिए वापस से। तो मतलब मैं तो ऐसे ट्राई किया था कि क्या हिंदी में अपन पेपर कंप्लीट कर सकते हैं, तो मेरे से हिंदी में कभी पेपर कंप्लीट ही नहीं होता था। तो फिर आपको अल्टीमेटली शिफ्ट करना पड़ा इंग्लिश में, क्योंकि आपको एक पूरे वर्ड में लगातार आप कंटिन्यूसली कर सकते हो, तो उससे बहुत एक्स्ट्रा लोड आ जाता है। तो ये जो 2013 के बाद जब से पैटर्न चेंज हुआ है, तो जो वर्ड लिमिट भी अब काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि हाँ, मैं ही था भाई पहला जिसको जी सर, वर्ड लिमिट आई थी। जी सर, जाके वो 90 पेज का पुलिंदा पकड़ा दिया था और बोला कि तो 2500 वर्ड लिखो दो। मजाक चल रहा है 3 घंटे में। हाँ, तो 25 क्वेश्चन आए थे, आज भूल नहीं सकता वो दिन में आज। तो वो एक सर चैलेंज आ जाता है। लेकिन ऐसा है गौरव की जो बच्चा हिंदी मीडियम में थ्रू आउट पढ़ा है, मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन भी हिंदी मीडियम में किया, PG ग्रेजुएशन भी, तो उससे आप PG भी, तो उससे आप ये थोड़ी वो शिरोरेखा लगाने में एक्सपर्ट हो गया। हाँ, ये तो उसकी है। स्पीड हिंदी में भी काफी अच्छी फास्ट आ गई। जैसे मतलब मेरी तो स्ट्रेटजी यही थी, क्योंकि मैं तो नौकरी के साथ कर रहा था, मुझे पता था कि पूरा पेपर करना है, कैसे भी करना है, पूरा करना है, उसके लिए बुलेट पॉइंट लिखो, कैसे भी करो, टू द पॉइंट बात करो, इधर उधर नहीं घुमाना है। बिल्कुल। और अगर लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस में आपको लगता है कि केवल 5 मिनट बचे हैं और 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो आपको पॉइंट्स जो होते हैं पॉइंट्स में लिखाओ ना, आप पूरा पैराग्राफ में मत लिखो। वो मजबूरी समझेगा, वो समझ जाएगा कि लास्ट में थोड़ा जल्दी में रह गया, तो अपने जो आंसर का जो वैलिड जो भी आंसर है वो आप थोड़ा बहुत लिखो। आधा 1 नंबर कम दे देगा और दे देगा नंबर दे देते हैं। बट सबके पास ऑप्शन नहीं है ना, इंग्लिश से उन्होंने बताया कोई विकल्प ही नहीं था। गांव से आए थे, बिल्कुल इंग्लिश क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, तो वो तो मतलब शिरोरेखा और सब तो क्या। वैसे मेरे केस में ये था कि मेरी इंग्लिश भी ठीक थी, पर हिंदी के बारे में बहुत श्योर था कि हिंदी मेरी बहुत अच्छी है। तो अगर बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हिंदी मीडियम लेकर ही शायद मैं अच्छे ला पाऊंगा, तो उस समय वो ठीक भी हो गया। अब मुझे पता नहीं क्या सूझा हुआ था, मेरी इंग्लिश जो है मतलब इक्वली गुड, मतलब दोनों में, बात में, लिखने में। मैंने कहा हिंदी में जब पहला दूसरा अटेम्प्ट दे दिया तो फिर मैं जिद पे था कि मतलब अब करेंगे तो इसी को करके दिखाएंगे, कैसे भी करके। बिल्कुल, वो एक पैशन रहता है अंदर की, मेरे को करना और है। अपने ही देश में, अपने ही मतलब अब 18 तो हैं ही, कोई ना कोई तो चुन ही सकते हैं, तो हिंदी चुना था, तो हिंदी के साथ आगे बढ़ना था। लेकिन आजकल जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र आ रहे हैं, उनमें एक समस्या जो कॉमन मुझे देखने को मिली है एज ए टीचर, जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने पढ़ाई स्कूल की कर ली हिंदी मीडियम में, लेकिन अब इंजीनियरिंग करने चले गए, तब हमने अंग्रेजी पढ़ी या कोई और ग्रेजुएशन किया। अब वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन उनके लिए ये रहता है कि कॉलेज के बाद जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब वो कौन से माध्यम का चयन करें। तो आप इसको लेकर कोई इंसाइट अगर दे सकें। थोड़ा सा इसमें बेसिक चीज ये हो सकती है कि वो जिसमें कंफर्टेबल हो। यदि वो इंग्लिश लिखने में थोड़ा बहुत भी कंफर्टेबल है तो उसको इंग्लिश में लिखना चाहिए, और कंफर्टेबल नहीं है थोड़ा बहुत भी तो उसको बिल्कुल। लेकिन इसी में एक और पर्सपेक्टिव है, जब आप टेक्निकल सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करते हो तो वहाँ पे काफी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है, मेडिकल साइंस हिंदी में नहीं लिख सकते वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब आप यूपीएससी में लैंड करते हो आफ्टर बीटेक और आफ्टर एमबीबीएस, तो यहाँ पे थोड़ा ह्यूमैनिटीज टाइप हो जाता है, करंट पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स टू कवर। तो उसमें फिर कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 12th तक हिंदी मीडियम थे, ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में किया, सीए किया या इंजीनियरिंग किया, बाद में फिर यूपीएससी में हिंदी में आ गए, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी को कभी इंग्लिश में नहीं सोचा, स्कूल में सब कुछ हिंदी में ही पढ़ा था। ऐसे भी लोग, और ऐसे भी लोग जैसे प्रेम सुख बोल रहे हैं, वो भी ठीक है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में रहते रहते इंग्लिश की राइटिंग में थोड़ी बहुत कमांड हासिल कर ली है तो बेटर यू गो विद इंग्लिश। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि संघर्ष तो है, पर अगर आपको पता है कि इसमें थोड़ा सा कम है तो मेरी तरह इमोशनल होके मत करो, कम वाला संघर्ष कर लो। कम वाले संघर्ष में क्या है, आपको अंग्रेजी थोड़ा इंप्रूव करनी है, चाहे ओरल हो या रिटन हो, उस तरफ थोड़ा सा करके कर लो एडजस्ट करके। क्योंकि होता क्या है, कुछ इंट्रिंसिक खामियां हैं, मैं बता देता हूँ। भाषा के स्तर पे अगर आप बात करोगे, कुछ भी कह लो जो इन्होंने बोला है, वो टेक्निकलिटी तो है कि मात्रा लगानी, हर बार शिरोरेखा खींचनी है। तो आपको जो बात आई कि बुलेट पॉइंट्स पे आना है, लेकिन एक बार बताइए, आप बुलेट पॉइंट्स में एक आंसर पढ़ रहे हो, एक आंसर ऐसा जिसमें चाहे 2 लाइन की भूमिका है और लास्ट में 2 लाइन का कंक्लूजन है और थोड़ा सा बना के लिखा है, मज़ा आएगा उसको पढ़ के। तो एज एन एग्जामिनर आप उसकी सोच के आसपास बैठ तो स्पीड से फायदा तो होता ही है। पहला ये। दूसरा जो हमको बताया भी जाता था, हमने सुना है और कई जगह से हमको कंफर्म भी हुआ है कि जो कॉपीज जो जांची जाती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर जांचते हैं, जो अमूमन प्रायः हिंदी माध्यम के नहीं होते हैं, मतलब अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाते लिखाते हैं, खुद भी पढ़ते हैं, पढ़े भी वैसे ही रहते हैं, तो उनके सामने बड़ी चैलेंज आता है। तो अब मान लीजिए मैं शुद्ध हिंदी में कोई उत्तर लिख के आ रहा हूँ, वो अति निम्न ताप की समझ ही नहीं पाएगा कि क्रायोजेनिक को बोलते हैं,
मतलब यही सजेशन भी है कि आप बहुत सरल भाषा में लिखें, भी ब्रैकेट में उसकी इंग्लिश भी डालते चलें, वो सब भी है। तो अगर आप काम कर सकते हो तो इस मुद्दे पे काम करके आप इंग्लिश को, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो लेना बेहतर रहेगा। मतलब अगर आप कह रहे हो कि क्या चुनना है तो वो पिक कर सकते। जैसे कुछ वर्ड जैसे आपने बताया क्रायोजेनिक वाले, तो ऐसे वर्ड्स होते हैं, मैंने जब मेंस के अंदर लिखा था तो उसको हम देवनागरी में अति निम्न ताप लिखने का मतलब सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि क्या लिखा। बिल्कुल सही है। तो वही हमारे एम्स में जब मैं एम्स में पढ़ता था तो हर डिपार्टमेंट का हिंदी में नाम होता था। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की भी किसी ने हिंदी कर रखी है और तो आज तक हमें भी कभी समझ में नहीं आया वो क्या, वो बस वो नॉमेनक्लेचर के लिए डाल रखे। बट एवरीवन विल से कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जाना है, न्यूरोलॉजी, चाहे हिंदी मीडियम से पढ़ो या तमिल से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, वो तो स्टैंडर्ड टर्म्स हो गए बेसिकली। हाँ सर, जैसा बताया कि मैंने भी एजुकेशन हिंदी मीडियम से किया, फिर जब ग्रेजुएशन किया था तो इंजीनियरिंग में मतलब कि इंग्लिश था वहाँ पे तो, लेकिन जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं उनकी इंग्लिश काफ़ी रिलेटिवली काफ़ी इजी होती है, आप कमांड कर लेते हो एक डेढ़ साल में। लेकिन जब यहाँ पे यूपीएससी में आते हो तो आपके सामने एक वोकैब की एक मतलब अच्छी खासी मतलब थोड़ा वोकैब अच्छा होना चाहिए, वरना आप एप्रोप्रिएट वेट यूज नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि जो भी अपनी एनसीईआरटीज होती है उनके पीछे जो ग्लोसरी दी होती है वहाँ से ना अपने को सारे वर्ड्स मिल जाते हैं, बाकी फिर आप मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। यदि वोकैब आपके पास ठीक है, मतलब जो 4-5 हज़ार वर्ड जो लगातार कॉमनली यूज होते हैं वो एक बार यदि स्ट्रॉन्ग हो गए तो फिर आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा सुझाव। एनसीईआरटी से रिलेटेड मिथ भी है क्या बताऊं, मतलब लोग कहते, मतलब ये तो एक बाइबल टाइप से है ना कि लोग कहते हैं कि ये पढ़ना ही पढ़ना है, तो आज वो तोड़ दो तुम। टाइम ही नहीं मिला कभी एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं मिला। आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी एनसीईआरटी? नहीं कभी नहीं। लेकिन हाँ ये ज़रूर बोलूँगा, इसमें डिस्क्लेमर ये है कि जब तक 12th के स्टूडेंट थे तो बहुत सिंसियर स्टूडेंट रहे, तो हो सकता है बेसिक। देखो यही पॉइंट मैं भी सूरज का लेना चाहूंगा। अब यही पॉइंट है ना, बच्चे कुछ और समझ जाएंगे कि एनसीईआरटी से कुछ नहीं आता या फिर उसकी जरूरत है। ऑलरेडी अगर किसी का फाउंडेशन स्ट्रांग है आप मुझे करने की जरूरत ना पड़े। एनसीईआरटी मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा, यूपी बोर्ड में मेरी एनसीईआरटी थी नहीं, पर मैंने 9, 10, 11, 12 में जब पढ़ता था तो मैंने सोशल साइंसेस को बहुत गहराई से पढ़ा है, तो मुझे एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने की जरूरत कहाँ नहीं पड़ी। सही बात। तो मैं दूसरे बोर्ड में था, आपका फाउंडेशन ऑलरेडी स्ट्रांग है तो फिर उसको वो पॉइंट नहीं। अब कोई समझे कि साहब सूरज ने तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए। उसमें सबसे बेसिक चीज ये है कि आदमी अपनी स्ट्रेंथ क्या है वो पहले से स्वॉट अपना करना पड़ेगा, नकल नहीं करनी है किसी की। आपने 10th क्लास की किताब उठाई और आपको फोटोसिंथेसिस पता ही नहीं है तो आपको पढ़ना पड़ेगा नहीं। अब यही फोटोसिंथेसिस है, इसको प्रकाश संश्लेषण लिख के आओ तो सामने वाला जो टीचर जो चेक कर रहा होगा घूम जाएगा कि प्रकाश तो ठीक है, संश्लेषण क्या है। बिल्कुल। तो हिंदी माध्यम की चर्चा के बाद मैं आप लोगों के थोड़ा बैकग्राउंड्स पर आना चाहूँगा। आप में से ज़्यादातर लोग पहले किसी जॉब में थे, सर्विस में थे, उसके साथ आपने यूपीएससी की तैयारी करी है, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में आप बताइए कि जॉब के साथ तैयारी क्या करी जा सकती है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा आजकल चैलेंज है। ज़्यादातर लोग जॉब कर रहे हैं या फिर इस दुविधा में है कि जॉब छोड़ के तैयारी करें या कैसे मैनेज करें। निशान जी। मेरा तो ये रहा कि मैं मेरठ यूपी का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई भी वहीं से की, मेरठ कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर मेरी एक नौकरी लग गई थी, सरकारी नौकरी पोस्ट ऑफिस में क्लैरिकल जॉब, जैसे हमारे देश में बच्चे बहुत सारे एग्जामों की तैयारी करते हैं एक साथ, तो मैं भी उस समय नौकरी की ज़रूरत थी तो वो लिया। उसके बाद उसको छोड़ा भी मैंने और फिर दोबारा पढ़ाई शुरू की, एमए किया मेरठ से। फिर मैं एक बार 2012 में दिल्ली आ गया, मेरा नेट जेआरएफ क्लियर हुआ और एमफिल एंट्रेंस क्लियर हुआ डीयू का। इस बहाने मुझे दिल्ली आने का मौका मिल गया। या आप ऐसे बता रहे हो हुआ, मतलब ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, हर किसी के होते नहीं है। आप इसे ऐसे बता रहे हो मेरा हो गया क्लियर, तो थोड़ा ऐसे बताइए कि किया, मेहनत करके क्लियर किया। नहीं हुआ और किया, अब मुझे तो लगता है कि हुआ, मैंने भी बहुत ज़्यादा नहीं किया पर हो गया जी। तो ये रहा। और उसके बाद फिर एक और दूसरी नौकरी मेरी लगी एमफिल के बाद, मैं पार्लियामेंट में ट्रांसलेटर बन गया। तो वहाँ रह के जो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तब मैं एमफिल कर रहा था। उस समय मैंने जब अटेम्प्ट दिया तैयारी भी अच्छी थी, पर मैं प्रीलिम्स में उस साल फेल हो गया। 2013 का एग्ज़ाम था और जब मैंने नौकरी ज्वाइन की तो मुझे लगा कि शायद उस नौकरी से मुझे एक संबल सा मिला और थोड़ा सा मैंने एक मैच्योरिटी के साथ थोड़ा रिलैक्स होके दोबारा एग्ज़ाम दिया। दूसरा अटेम्प्ट था मेरा, उसमें फाइनल सिलेक्शन। इसमें कीवर्ड रिलैक्स था, इसको अंडरलाइन करना है। तो मतलब आपकी जॉब ऐसी थी जिसमें मान लीजिए 9 to 5 8 घंटे या 7 घंटे की नौकरी होती है वैसा? मैं चूंकि पहले अटेम्प्ट में बिना जॉब के तैयारी कर चुका था। अच्छा। तो दूसरे अटेम्प्ट में जब मैंने जॉब के साथ की तो मुझे बहुत ज़्यादा तैयारी नए सिरे से नहीं करनी पड़ी, बेसिक्स वगैरह नहीं पढ़ने पड़ेंगे, सब आता है पहले से।
महिपाल जी, मेरा तो ऐसा है कि जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। बड़ा मेहनत करना पड़ा है वो, मतलब लिखा है मिश्रा जी ने, बड़ा अच्छा लिखा है। तो इनफैक्ट जब मैं डिमोटिवेट होता हूँ तो ये गाना सुनता हूँ, 18% है ना। तो उसमें ऑब्वियसली थे बहुत सारे चैलेंजेस थे। एक जैसे सिंपल सा चैलेंज बता देता हूँ। मैं 2012 में मेरे को डिसीजन लेना था कि मुझे SBI PO-शिप, क्योंकि वो मैंने ब्रांच मैनेजर बना रहे थे। तो अच्छा, वहाँ पे पहला अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो ऐसे ही हाफ कुक्ड, हाफ बेक्ड, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट था और इंटरव्यू तक पहुँच गए। और उससे पहले क्या था कि हमारे एक आध जो रिलेटिव वगैरह या जो दोस्त यार करते थे, तो उनके पास जाओ तो वो दिखाते थे ये अलमारी ख़त्म है, ये अलमारी ख़त्म है, इतनी बुक ख़त्म है, ओपन बुक उतनी बुक अपने पास, हाँ मतलब उतनी बुक अपने पास उतनी बुक ही नहीं है। और अगर बुक हो भी जाए किसी तरह से टाइम नहीं है। SBI में वर्कलोड बहुत होता है क्योंकि गवर्नमेंट की कोई भी योजना सीधे रोल आउट करना है, 1/3 बैंकिंग इंडस्ट्री। तो कभी भी चाय जहाँ ठंडी पी रहे हैं हमेशा, वहाँ हम कहाँ से करेंगे। तो फिर हमने जब उसको दिया तो हुआ। अब दूसरी बार जब अटेम्प्ट दिया तो मेंस ही नहीं निकला, क्योंकि दूसरी बार हम SSC ग्रेजुएट लेवल के साथ में सैटरडे संडे मिल रहा था मुझे, जैसे निशान जी ने बताया। तो अपने को सैटरडे संडे मिलने लगा क्योंकि कस्टम एक्साइज में इंस्पेक्टर हो गए थे। तो अब सोचा इस बार तो बढ़िया अटेम्प्ट दे रहा हूँ और बढ़िया रैंक आएगा मस्त। तो देख रहे हैं कि हिंदी का पतन काल शुरू हो गया है। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी इसको खास भी बनाती है, रोचक भी बनाती है, शायद इस वजह से इज्जत भी ज़्यादा मिलती है समाज में। ये 2013 की बात है। ये बात है 2012 में SBI छोड़ा था, हाँ 2012-13 की बात है। तो ये हुआ ही नहीं। और वो ऐसा टाइम था, मतलब ऐसा लगा कि मतलब अब क्या करूं, करना क्या है, छोड़ूं। क्योंकि मैं बड़ी कॉल ले चुका हूं, अच्छी नौकरी जहाँ पे मैं प्रमोट हो रहा था वो सब छोड़ के मैं भी दूसरी एक ग्रेड B में आ रहा था, ग्रुप B में। ये आप भी ऐसे ही बता रहे, मैं आ रहा था, मेरे को SBI में मैनेजर बना रहे थे, ये सब नौकरियां बहुत मुश्किल से मिलती है। नहीं, उसमें मेरा फंडा क्लियर है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मतलब कस्टम इंस्पेक्टर मैं बन गया था। देखिए SSC का एग्जाम भी बहुत टफ होता है, तो क्या बहुत हम्बल हैं, तो इसलिए ऐसे ही बोलते हैं। तो आपने भी पहले 2-3 नौकरियां क्रैक कर रखी थी मतलब? हाँ, मतलब ऐसे तो BPO में भी रहा हूँ 2 साल, कॉल सेंटर में, बाकायदा कार इंश्योरेंस बेचा है। ऐसा है, हर किसी की एक कहानी होती है, लेकिन मीडियम वाले की कहानी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो टन बहुत है जी। तो आप उसके बाद आपको लगा कि अब थोड़ा सा समय डीमोटिवेटिंग सा चल रहा है 2013 के आसपास? हाँ, बट लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे, बहुत से एग्जाम्पल पता थे कि जो लगे रहे तो उनका हो गया फाइनली। ऐसे भी कई लोग मिलते थे। ऐसे भी बहुत से लोग को जानता हूँ जो मेरे से लगभग हर मामले में कहो बेहतर होंगे। आवाज़ सिस्टम में, अच्छा हम बाद में बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, बात अलग है, लेकिन जिस समय हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमको ये लगता है कि बस लिस्ट में कहीं अटक जाए, है ना। वो कोई भी सर्विस हो, सब सिविल सर्विसेज का पार्ट है, कोई भी सर्विस बस नाम आ जाए उस प्रतिष्ठा के लिए। ऐसा ना हो कि प्रतिष्ठा में प्राण गंवाने तो नहीं आए हैं, यहाँ पे तैयारी के लिए निकले थे और घर वालों को बताते जा रहे हैं UPSC कर रहे हैं। हालांकि नौकरी करने वालों को ये थोड़ा सा रहता है कि चलो घर पे पैसे भी भेज रहे हैं तो वो खुश हैं, उनकी खुशी में कोई दिक्कत नहीं। मेरी मम्मी बोलती थी कि ये वो वाली नौकरी तो बढ़िया थी, वाली क्यों छोड़ दी, और उसमें घर तो आ जाते थे, वाली नौकरी ऐसी थी वैसी थी, बट ठीक है, पैसे भी ठीक मिलते, तनख्वाह भी ठीक थी, घर भी लगे रहो तो हो जाता है। मुश्किलात आते हैं, हार नहीं माननी चाहिए, और यही शायद ब्यूरोक्रेट की एक निशानी भी होती है। बिल्कुल। तो आपने जॉब के साथ जब प्रिपरेशन करी तो आपके सामने भी चैलेंजेस तो थे कि तैयारी का समय कम मिल रहा है, और आप दोनों ने तैयारी कर ली लेकिन जॉब के साथ साथ। प्रेमसुख जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा तो सबसे पहले दिन से ये मन में था कि भाई जब से समझ पड़ी कि अपना पारिवारिक स्थिति और सब बैकग्राउंड, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जिस राजस्थान की, हम वेस्टर्न राजस्थान के अंदर रहते हैं, वहाँ की परिस्थिति में लगभग सभी लोगों की एक जैसी स्थिति होती है। तो मन में ये था कि भाई दूसरा अपने पास कुछ है नहीं तो कैसे ही करके एक सरकारी नौकरी मिल जाए, तो वो एक माइंड सेटअप रहता है पहले से। लेकिन पढ़ने में मैं शुरुआत के अंदर इतना इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन मन के अंदर वो पैशन एक बहुत ज़्यादा था। तो 5वीं क्लास तक तो सब ऐसा बोलते थे वहाँ पे, नॉर्मली जो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर होता है उसको कि ठोठ है एकदम, मतलब कुछ से ज़्यादा आता नहीं, लेकिन मन में वो था कि अपने को करना है। तो भी एकदम रट रटा के भी है वो क्लास के अंदर अच्छा नंबर ले आते थे। फिर आगे बढ़ते गए, फिर मन में था कि 10th क्लास की, उसके बाद में थोड़े ठीक नंबर आए और साइंस ली, लेकिन वो स्थिति नहीं थी कि है वो कुछ करें। तो बीकानेर खुद रहते थे, फिर रूम लेके रहना और खुद ही खाना बनाना, सब कुछ करना। तो फिर मेडिकल में हुआ नहीं सब कुछ, तो मन में ऐसा हो गया कि अब तो कुछ हो नहीं पाएगा, डॉक्टर भी बने नहीं। फिर एकदम स्ट्रीम चेंज कर ली, सीधे आर्ट्स के अंदर आ गए। और फिर ये था कि नौकरी तो मिलनी चाहिए, क्योंकि
नहीं तो घर चलना है वो मुश्किल है, क्योंकि परिवार के अंदर कोई पढ़ा लिखा नहीं और बड़ा भाई भी पढ़ रहा था, बड़ी सिस्टर भी पढ़ी लिखी नहीं, तो भाई पुलिस में कांस्टेबल लग गया। फिर मैं सबसे पहले है वो पटवारी की नौकरी करना। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही पटवारी की, तो ये एक मिल गया कि भाई ठीक है सरकारी नौकरी मिल गई। उसके बाद में मन के अंदर ये था कि अपने को आगे तो जाना चाहिए। ये यूपीएससी मैंने कभी नहीं सोचा था, स्टेट पीसीएस का था कि अपने को एसडीएम बनना चाहिए, कुछ भी हो जाए, आरएस बनना है, चाहे आरएस बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पटवारी से पहले मैंने एक बार है वो कांस्टेबल की रनिंग की, दौड़ा वोड़ा, लेकिन फाइनल कांस्टेबल में सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही पटवारी लगा। फिर मन में बहुत जोश और जज्बा था कि एग्ज़ाम सब पास करने चाहिए, जो एग्ज़ाम आता उसका फॉर्म भरता। फिर पटवारी लगा, पटवारी के बाद में फिर ग्राम सेवक में अंदर सिलेक्शन हुआ, फिर प्राइमरी स्कूल के अंदर टीचर के अंदर हुआ, फिर सीनियर स्कूल में 2 बार टीचर में हुआ, फिर स्कूल लेक्चरर के अंदर हिस्ट्री से है वो हुआ, और फिर उसके बाद के अंदर कॉलेज लेक्चरशिप की थी, उसमें भी है वो हुआ। फिर राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर में भी हुआ, और फिर उसके बाद के अंदर है वो राजस्थान के अंदर तहसीलदार सेवा के अंदर भी हुआ। फिर फाइनल उसके अंदर आरएस के अंदर है वो 44th मेरिट आई। और जब आरएस के अंदर इधर तहसीलदार के अंदर हुआ तो उसमें मेरे 107 मेरिट थी, और 99 तक है वो राजस्थान पुलिस सर्विस अलॉट हुई। तो 99 से लेकर 107 तक है हम सबके नंबर सेम थे, लेकिन मेरी एज कम थी, इसलिए मेरे को है वो मेरिट। तो ये 106 तक है वो आरपीएस मिला, और मैं पहला था जिसको आरटीएस मिला। और इसके जस्ट 1 महीने के बाद में वो यूपीएससी का एग्जाम को आरपीएस की मैं गिनती कर रहा था, शायद 11 एग्जाम हो गए, 11-12 एग्जाम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 11-12 एग्जाम ये ना ये सीरियल क्रैकर है। तो फिर ये ज़्यादा जो है, एग्जाम हो गए भाई। वो बोलते हैं ना गॉड ऑलवेज हैज बेटर प्लान्स, तो वो देख रहा है यहाँ पे। वो है वो उधर नहीं हुआ तो एकदम बहुत दुखी था। और दिल्ली के अंदर मैंने कोई कोचिंग इस तरह से कोई ज्वाइन नहीं किया, लेकिन एक है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। और उसके बाद में उस समय बड़ा दुखी हुआ, इतना पास में पैसा भी नहीं था। मुझे पता है कि मेरे घर के पास में कांस्टेबल रहता था, मैं दिल्ली गया था तो उससे 30,000 रुपये लेके मैं गया था। तो उसके बाद के अंदर जब वो हो गए तो फिर इधर हुआ नहीं, तो फिर थोड़ा बड़ा दुख हुआ ये सब। तो दिल्ली से वापस आ गए, जस्ट 1 महीने के बाद में एग्ज़ाम था, दिया और हो गया। तो मुझे खुद को भी कई बार है वो मैं सोचता हूँ तो कि ऊपर वाले ने क्या चाहा, मतलब वहाँ डीएसपी बनते और वहाँ इस बीच आप यूपीएससी लगातार दे रहे थे जब ये सब एग्जाम्स क्रैक किया आपने? यूपीएससी का ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। अच्छा, ये केवल सेकंड अटेम्प्ट था, और इसमें आप था। आईपीएस बन गए? हाँ, उसमें पहले में मैंने मेंस दिया था, और मेंस के अंदर मेरे उस समय मैंने 15 क्वेश्चन ही अटेंड हुए थे मेरे 20 में से 15। वही जो आप बोल रहे थे। और मेरे टोटल है वो 652 नंबर थे, और कट ऑफ 676 नंबर थी। तो मेरे को एकदम और हो गया कि यार कर सकता हूँ मैं। तो ये एक बड़ा मन में था कि यार इस बार अपने इतने कम क्वेश्चन अटेंड हुए, और ये बात तो अगर किसी को पेपर क्रैक करना है तो पेपर पूरा तो करना चाहिए, पूरा करना बिल्कुल। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए बट पेपर पूरा और करना। वही ना 20 में से 15 किए तो भी कुछ ही नंबर से रहे। उनके लिए तो अच्छी इसका चीज मतलब है, 20 कर लेते तो उन्हें तो काफी अच्छा लगा ना कि भाई मैं तो पेपर ही पूरा करके नहीं आया। मैं पेपर पूरा बट सबसे बड़ी एडवाइस हमेशा ही देता हूँ, पेपर तो पूरा करो। आज के टाइम में खेल ही पूरा लिखने का है। हाँ, और फिर मेरा ज्ञान साथ तो में सब था भरे कि पड़े हैं। मैंने है वो बीएड कर रखी थी, तो बीएड कर रखी थी, उधर मेरा नेट जेआरएफ भी हो रखा था, और एमए हिस्ट्री के अंदर में है वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हो। तो आपने इनमें से ज्वाइन कौन सी जॉब करी? मैंने सबसे पहले पटवारी ज्वाइन की थी। अच्छा, आपने सब करी है ये नौकरियां? पटवारी ज्वाइन की थी, ग्राम सेवक ज्वाइन नहीं की थी, और उसके बाद में टीचर ज्वाइन की थी तीनों। और फिर राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में हमारे वहाँ समाज के अंदर बहुत वैल्यू है, तो मन था कि आज ज्वाइन है तो आज जाऊँ नहीं जाऊँ। तो एक साथ मित्र था वो भी एसडीएम है, तो उसने कहा नहीं जाना है तो हम नहीं गए। वैसे मैं पश्चिमी राजस्थान से हूँ तो मुझे पता है कि क्या समाज में इज्जत है, थानेदार बनेगा हमारा लड़का, और धक्का मार के भेज देते हैं आपको कि थानेदार तो बनना ही है। वो था एक बिल्कुल। तो आपने भी मतलब काफी जॉब करते हुए, इतने सारे एग्जाम्स देते हुए प्रिपरेशन करी है, एंड सक्सेसफुली इस एग्जाम को आपने क्रैक किया, तो बहुत शानदार आपकी भी कहानी रही। गौरव जी, आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइए। सर मेरा कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में, तो लेकिन फिर वर्कलोड इतना ज़्यादा था तो मेरे को लगा कि इस तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। और उस टाइम पे रोमन सर के वीडियो देखते थे, इफ़ यू आर नॉट ऑन द एज यू आर टेकिंग टू मच स्पेस। तो मैं कहा चलो एज के ऊपर आ ही जाते हैं हम। तो मैंने तो नौकरी को छोड़ दिया कि अब देखी जाएगी, यदि नौकरी का प्रेशर रहेगा तो थोड़ा ढंग से पढ़ लेंगे। तो फिर हमेशा ना मतलब जब पढ़ने का मन नहीं करता था ना, तो ये सोचता था कि आज यदि नौकरी में होता ना तो 2-3 हज़ार रुपये दिन के बनते थे, वो ख़राब कर दिए। इससे अच्छा तो मतलब कि पढ़ ही लेते हैं। थोड़ा सा वो मतलब इकोनॉमिक लॉस लगता है तो आदमी उसको हाँ तो उसको हाँ कि पढ़ाई में कन्वर्ट करने की ना मतलब कि फिर उसको ना मतलब कोशिश करता है। और सेकंड, जैसे सर ने बताया कि सेकंड अटेम्प्ट में मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो मेरा ये था कि जैसे मैं स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों की साथ में तैयारी कर रहा था,
और प्रीलिम्स जब क्लियर हो जाता था तो मेरे को ये लगता था अगली बार प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करनी है, किसी भी तरीके से आप है ना जितना भी हो तो मतलब कि झोंक दो इसी के अंदर। प्रीलिम्स की दोबारा तैयारी करना बड़ा बहुत टॉर्चर सा हो जाता है। तो इसलिए मतलब कि मेरा यूपीएससी में पहला ही अटेम्प्ट था ये। कल प्री है और अभी 4 दिन पहले रिजल्ट आया है। हाँ। तो 22 तारीख को पता चलेगा कि 28 तारीख को पेपर लिखना है, तो 5 दिन है आपके पास। तो जब भी ना मतलब कि ये 2-3 से अंदर मोटिवेशन थे, जब भी पढ़ने का मन नहीं करता था, पहला तो ये सोचता था कितना लॉस हो रहा है, दूसरा ये सोचता था अगला प्रीलिम्स वापस देना है। तो वो अपने आप ही आपके अंदर है ना मतलब एकदम बूस्ट की तरह काम करता है कि भाई पढ़ लेते हैं। तो फिर मेरा स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का रिजल्ट दोनों का साथ साथ है ना आपका। आरएस में अभी कौन सी रैंक आई थी? 12वीं रैंक थी सर। आरएस में बहुत अच्छी रैंक। तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रैंक 13 के साथ एग्जाम में टॉप कर लिया और दोनों परीक्षाएं स्टेट पीसीएस और आईएएस की एक साथ आपने निकाली है। जी सर। बहुत ही शानदार है। आपकी यूपीएससी में कौन सी रैंक आई? 13वीं सर। 13वीं मेरी। आप दोनों की 13th रैंक है। जी सर। बट पर्सपेक्टिव में ये अच्छा है ना कि कोई किसी को जैसे उनकी हालत अगर अच्छी नहीं है तो उनके लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो जॉब के 12 एग्जाम क्रैक हो रहे हैं। इन्होंने भी बोला कि जॉब इंपॉर्टेंट है, आपने भी बोला। मुझे याद नहीं है कि 2001 में इंटर करने के बाद से कभी भी सिंगल स्ट्रेच में मैं 6 महीने के लिए भी बैठा हूँगा। तो मतलब अगर मैं एक्चुअल में काउंट करूँ तो 2001 टू 22 साल करीब काम करते हो गए। आप लगते तो नहीं है इतने बड़े, आप 2001 से काम कर रहे हैं। बट उन्हीं के लिए जैसे वो जॉब उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, उससे उनकी पढ़ाई बेटर हो गई। तो बिल्कुल कोई टेलर मेड सॉल्यूशन नहीं कि भाई ये आपको मतलब पहना दिया और ये आपके ऊपर लग गया, ये इनकी बहुत बात कुछ लग गई। सीखते भी हैं आप। नहीं इससे हर पड़ाव से, हर मुकाम से, हर मील के पत्थर से बहुत कुछ आप एग्जाम में भी सीखते हैं। एग्जाम के बाद जब नौकरी में आते हैं ना तो बहुत मदद मिलती है कि जीवन के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज हो, उसके अंदर भी कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो यहाँ पे रोमन मैं आपका भी एक्सपीरियंस चाहता हूँ कि आप शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि रोमन सर जो हैं ये एमबीबीएस के साथ तैयारी करके इन्होंने क्रैक किया था ड्यूरिंग हिज कॉलेज। तो थोड़ा उसका भी आप एक्सपीरियंस बताइए कि मेडिकल डॉक्टर बनने के साथ साथ आईएएस कैसे बन जाते हैं। मतलब मेरा तो काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस। मेरी इंटर्नशिप होती थी तो मैं सर्जरी में पोस्टेड था। मेरा 26 मई 2013 को पेपर था, एक्चुअली 10 साल हो गया आज उसको। तो 15 मई को मैंने हमारे सर्जरी वाले सर थे बंसल सर, मैं बोला सर देखो मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, 10 दिन बाद पेपर है, हो चाहे ना हो, डॉक्टर तो शायद मतलब आगे तो परस्यू नहीं करूँगा, तो 10 दिन की छुट्टी दे दो मेरे को और फिर मैं आके थोड़ा काम वाम कर लूँगा। नहीं ये है वो फलाना, तो थोड़ा बहुत काम करते थे। ऊपर सुबह पेशेंट देख रहे हैं, फिर आगे पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट था। बट मैं 1-2 साल पहले से ही थोड़ा पढ़ रहा था साइड में। बट प्रॉब्लम तो आती थी जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मैं गांव में पोस्टेड था, बल्लभगढ़ करके 6-7 दयालपुर, सब हरियाणा के गांव हैं, तो 50 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से क्या कट ऑफ हो गया था बिल्कुल। तो मेरी बुक्स का भी फिर एम्स जाना आना थोड़ा प्रॉब्लम तो रहता है। मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद आप कर रहे हो तो बेटर रहता है, स्पेशली एमबीबीएस में, क्योंकि इंटर्नशिप एम्स की काफ़ी टाइट होती है। बट पहले से पढ़ रखा था और अच्छी बात ये थी कि पूरा पैटर्न चेंज हो गया था मेरे टाइम तो कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सब लोग नहीं थे, सब लोग किसी ने 5 अटेम्प्ट दे रखे हैं, 4 अटेम्प्ट दे रखे हैं, सब 3 है, सब वो यूपीएससी ने उसका गुड़ गोबर कर दिया था। और दूसरी बात ये थी कि 26 मई को प्री था और 1 दिसंबर को मेंस था। तो प्रॉपर आपके पास 5 से 6 महीने दिए थे यूपीएससी ने पढ़ने के लिए। तो उस टाइम पे मैंने अपना जुगाड़ करके पढ़ के और फिर मतलब फिर मैं फरवरी मार्च में मेरी वो मतलब जेआरशिप लगी थी और 30 अप्रैल को इंटरव्यू देके, तो मतलब मैं स्टिल जेआरशिप में था। मतलब मैं 22 साल का था तब, और तब भी जेआरशिप चल रही थी तब मैं। और 12 जून को रिजल्ट आया था और 13 जून को फिर मैंने रिजाइन करके 30 जून को रैप अप किया था। तो आप आईएएस पहले बने थे और डॉक्टर बाद में बने थे टेक्निकली? हाँ, मेरा बहुत इशू हुआ था लवासना में। मैंने बोला था कि मोदी जी आ रहे हैं, तो उनका भी एक्चुअली तभी इलेक्शन हुआ था, 3 महीने पहले किया था 2014 में। तो मैंने लवासना में बोला सर, जो हमारे डायरेक्टर थे, कोर्स डायरेक्टर, सर देखो डिग्री लेने जाना है, 20 अक्टूबर की बात थी और कोर्स चालू अभी 1-1.5 महीना होता, काफ़ी किया, नहीं जाना है, ये हो क्या हो गया। तो उनको लगा तो ऐसे मतलब मजाक कर रहा हूँ, मिल गई होगी डिग्री वगैरह। तो बट मैंने एक्चुअली बताया था, तो जैसे तैसे 1 दिन की छुट्टी लेके आया था एम्स, ताकि मैं मेरे कॉन्वोकेशन अटेंड कर पाऊँ। अच्छा, मोदी जी आपके कॉन्वोकेशन में आ रहे थे? एम्स में आया था, तो उनको लगा तो सही है, मतलब प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, चलते हैं डिग्री लेने के लिए। उनका भी जस्ट 3 महीने पहले उनका भी सिलेक्शन हुआ था, उनका 2014 मई में, तब की बात है। काफ़ी मतलब रिमेंबर लाइक यस्टरडे। कल आपका सिलेक्शन हुआ और उनका इलेक्शन हुआ। सर जॉब की बात को लेके ये था कि सर मैंने जब ग्रेजुएशन के साथ में गेट का पेपर भी दे लिया था, तो गेट में भी मतलब अच्छी रैंक थी। तो उसका क्या था कि 3 साल तक वो स्कोर वैलिड रहता है, तो आप पीएसयूज में अप्लाई कर सकते हो। तो वो रिस्क लेने का एक बैकअप ये प्लान था कि 3 साल तक मतलब कि कुछ भी नहीं हुआ तो मतलब ये स्कोर के थ्रू आप पीएसयूज के अंदर वापस अप्लाई कर देंगे। और सेकंड, जहाँ पे जैसे आईआईटी कोचिंग करते थे
तो वो टीचर्स थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया कि तुम तो जाओ करने तैयारी, कुछ भी नहीं हुआ तो हम तो बैठे ही हैं, आ जाना कभी भी। तो वो एक फैक्टर हमेशा था कि नौकरी दे देंगे सर, अभी अपन मतलब की तैयारी के ऊपर फोकस काफी अनसेड सपोर्ट होता है पीछे से। नहीं, यूपीएससी की तैयारी में ये वाला Silent support सबको है। नसीब में नहीं होता, जिनके नसीब में होता है बहुत ही बिरले और बहुत भाग्यशाली लोग हैं। कोई अगर आपको बोल दे कि तुम चिंता मत करो मैं हूँ, हम बैठे हैं। उसका इतना बहुत पर्याप्त फर्क है। पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। इससे ज़्यादा चाहिए नहीं होता कैलिबर वाले आदमी को। आप 2001 से जॉब कर रहे थे, मुझे एक बार उस पर फिर से बताइए कि इतना जल्दी नौकरी, मतलब आप बहुत कम उम्र में जॉब करने लगे थे, क्या कहानी है? हाँ, वो कहानी ये है कि जब हार्मोनल फ्लो ऊपर रहता है ना थोड़ा सा, और वो एज भी रहती है, तो लोगों की बात चुभ जाती है। तो अब वो निटी-ग्रिटीज़ में नहीं जाना, कोई बात लग गई होगी मुझे, तो आ गया मैं कि चलो अब ऐसे भी सही, ये भी थोड़ा कुछ इसमें भी वो सीख सकते संवेदनशील हैं। थोड़े ज्यादा। हाँ, इसमें भी कुछ शायद सीख मिलेगी, जीवन में कुछ रखा हुआ। गॉड मस्ट बी हैविंग समथिंग इन स्टोर फॉर मी। तो दैट हैज़ बीन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बढ़िया, Okay. अच्छा। तो आप लगातार जॉब करते रहे 10 साल तक, एंड देन IRS एंड IPS दोनों आपने क्रैक कर लिया। हाँ, ज़्यादा। ओके, 10 साल से भी ज़्यादा समय, तो बहुत लंबा आपका वर्क एक्सपीरियंस। बट मैं वही बता रहा हूँ, सीरियस अटेम्प्ट मेरे शुरू हुए थे जब मेरे को समझ में आया कि अब एज लिमिट पे आ गया हूँ, और अटेम्प्ट और एज का वो, हालांकि 6 अटेम्प्ट हो गए थे बाद में, बट जब मैं हमारे 26 time का पे हुआ तब मैंने जो है पहला सीरियस अटेम्प्ट दिया, क्योंकि वो डरा के रखे थे अलमारी दिखा दिखा के। तो इसमें ये अंडरलाइनिंग जो ये बात है वो ये है, इसमें जो निहित है कि आप लेने को सलाह लो बहुत लोगों से, अपना एनालिसिस आप खुद करते चलोगे ना, और बिल्कुल एक प्रामाणिक जीवन जीते हुए अपनी बातों को देखते हुए चलोगे, तो कभी गच्चा नहीं खाओगे। वरना यही रहेगा कि जो चीज़ आप 21-22 में कर सकते हो, वो जाके आप 27-28 यही मेरे साथ भी हुआ। मैंने भी 26 में पहला अटेम्प्ट दिया। अब इन्होंने किसी सलाह नहीं ली, तो देखिए आप 22-23 में हो गया इनका 22 में। सर हिंदी मीडियम में कई बार हिम्मत ही नहीं होती है पहले देने की। हमारा सबका ये से 25 के प्लस बाद में ये से मन में आता है कि हाँ कुछ करें कुछ करें। नहीं, वो वर्ड ये होता है ना बड़ा गुरु, होता है। और गुरु के आगे वाले जो यहाँ घंटाल टाइप, वो भी वो मठाधीश लोगों से थोड़ा बच के रहने का, जो सब पूरी किताबों की वो फहरिस्त दिखाते हैं। ये बहुत जैसे मुखर्जी ने फर्जी बताते हैं कि मैंने इतने इंटरव्यू दिए, जबकि उन्होंने किया नहीं होता इंटरव्यू। नहीं ये इतनी अगर एकेडमिक बुक कोई पढ़ लेता है उसका सिलेक्शन मेरे दिमाग में तो नहीं होता है। कम बुक पढ़ने से हाँ, ज्यादा क्योंकि सिलेक्शन प्रशासक चाहिए, पंडित तो चाहिए नहीं। क्या पंडित मतलब ज्ञानी, पंडित में उसमें मत जाना, पंडित माने ज्ञानी नहीं चाहिए, प्रशासक सॉल्यूशन ओरिएंटेड, विद्वान नहीं चाहिए, समाधान देने वाला एक प्रशासक चाहिए। सॉल्यूशन ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन। ज्यादा ज्ञान पढ़ने से दिक्कत होती है, हाँ, पैसे फैसला भी कम कमजोर हो जाएगा, वो किसी लेखक ने कहा है। इसमें सर ORN में जाते हैं तो जैसे मतलब सभी लोग जो IIT की DMs की और मतलब IIM की, तो आधा डर तो वहीं लगने लग जाता है आदमी को कि यार किसके साथ, हाँ कि इतना सारा मतलब कंपटीशन है अपना, क्या ही हो पाएगा। तो उससे फिर गाँव वाले लोग डर जाते हैं। कौन है जो हमारे जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी से, वो भी डिस्टेंस में ग्रेजुएशन, डिस्टेंस में PG, नौकरी के साथ इतिहास परा स्नातक, तो कहाँ है? नहीं तो ऐसे देखो आप, जो डर रहता है। इस देश में इतने सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें हजारों लाखों बच्चे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और उनके अंदर एक हीन भावना रहती है कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में DU या JNU से होता, या BHU या इला होता तो मेरा ज्यादा नाम होता। अभी भी है मेरे को, हाँ मेरे को अभी भी लगता है मैं JNU वगैरह से क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि जब भी एग्जाम दिए तो सॉलिड किया जहाँ भी। हाँ, तो वो वाला भी दे देते। वो पता ही नहीं था, चीजें पता भी नहीं हाँ, होती है कई बार। ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को। मुझे लगता है कि शायद मैंने DU से MPhil इसीलिए किया क्योंकि मुझे लास्ट में डिग्री DU की चाहिए थी। ये भी एक रीजन है। मैं वो यूपीएससी के अंदर डेप जमा कराने गया था, तो वो लाइन लग के बाहर खड़े होते थे, तो उसमें वो जब जमा करवा रहे थे तो सब एकदम बात कर रहे थे, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, और सब इंग्लिश में बात कर रहे थे। आधी देर तक तो मैं यही देख रहा था कि भाई अपन फार्म जमा कराने सही आए हैं, गलत एकदम तो नहीं बन। तो ऐसा होता है सर कि हिंदी मीडियम वालों के साथ कुछ कुछ है ना, मतलब टिपिकल सी चीज़ें होती हैं। जैसे डेफ में वो आजकल 4 कॉलम आते हैं सर कि आपकी हॉबी क्या है, तो मेरा हॉबी में जैसे कबड्डी था, फिर आपके कोई डिस्टिंक्शन या फिर आप कहीं लीडरशिप, सर मैं कबड्डी टीम का कैप्टन था, फिर आपने कुछ मेडल जीते हैं सर, हाँ हमने कबड्डी में टूर्नामेंट जीते हैं, फिर आपका इंटरेस्ट, वो मतलब ऊपर से नीचे 4 कॉलम में बस एक ही चीज वहाँ पे रिपीट होती है। तो उसकी हॉबी के नाम से तो हम कई बार सोचते हैं कि हॉबी लिखी, अब मैंने हॉबी लिखी कैमल राइडिंग, अब क्या करें, ऊंटों के साथ रहे तो वो हॉबी लिखी कि भाई कैमल राइडिंग है, तो सही है, तो मतलब ये इनसे इसलिए आपको अच्छे मार्क्स मिले क्योंकि आपने सही बात लिखी। इनसे इंटरव्यू में पूछा भी गया कि इसके अलावा भी कुछ है, तो इन्होंने कहा हाँ कमेंट्री कर ले, तो कहाँ कबड्डी वाले बोर्ड आसानी उसके बाद। नहीं सर, फिर मैंने ना मतलब कि ये डैप भरने के बाद जैसे कोई सीनियर कभी मिल जाते हैं तो उनको दिखाते हैं कि सर मेरा डैप देखो, बोलो डैप तो ठीक है लेकिन एक ही एक चीज है ना लगातार रिपीट क्यों हो तो रही है? मेरे डेफ में हिंदी वर्ड बहुत ज्यादा,
हिंदी 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 ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर, एमफिल हिंदी, मीडियम हिंदी, प्लस वो पोस्ट भी मेरी उस समय पार्लियामेंट में उसका नाम था हिंदी असिस्टेंट। तो हिंदी बहुत ज्यादा, मतलब पता नहीं कितनी 8-10 बार हिंदी शब्द था मेरे। और हिंदी दिवस के चैंपियन रहते थे। तो उन्होंने कुछ पूछा उस बारे में इंटरव्यू पे? हिंदी में काफी उन्होंने चीजें पूछी, हिंदी में कोई कविता सुनाओ, कौन आजकल लिख रहा है, सब चीजें, कई सारी चीजें। पर ये जो हॉबी वाला एक आपने बताया प्रेमसुख जी, ये बहुत जेन्युइन डाउट है, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? जैसे आपने भी स्पोर्ट बता दिया अपना, अब आजकल मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा हॉबी का समय नहीं है। हॉबी शायद आज से 50 साल पहले जब लोगों के पास बहुत खाली समय था, उस समय बच्चे परस्यू कर लेते थे, और वो भी जो बहुत सम्रांत शायद परिवारों से आते थे, वो पोस्टल स्टैम्प कलेक्ट कर रहे हैं। तो आज के समय एक छात्र है जो बिल्कुल साधारण परिवार से है, वो क्या लिखे अपनी हॉबी में? उसमें तो अभी गाँव में तो अभी भी हॉबी नाम का कोई कल्चर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो उसमें हॉबी, जैसे मैंने कैमल राइडिंग लिखा, मैंने सही लिखा क्योंकि मेरे पिताजी के पास ऊँट गाड़ा था, तो हम उसी ऊँट के साथ छोटे बड़े, तो मेरे को उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। उन्होंने मेरे को ऊँट के बारे में खूब सारे क्वेश्चन पूछे, फिर उन्होंने ऊँट को है वो देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उससे जोड़ा। फिर मेरा शाम के समय में इंटरव्यू था, तो एक बहुत ही मजाकिया किस्म में उन्होंने, मेरे पास साइंस भी थी, तो उन्होंने न्यूटन के लॉ से जोड़ के वो चीज़ें पूछ रहे थे बार बार। तो उन्होंने एक बहुत ही मजाकिया क्वेश्चन ऐसे पूछा कि ऊँट की कोई आया है क्या अभी राजस्थान में विकल्प ऐसा कुछ? मैंने कहा सर एक गाड़ी आई है, कि क्या नाम है उसका? मैंने कहा सर 4x4 बोलते हैं। बोले उसको 4x4 क्यों बोलते हैं? तो मैंने कहा सर उसके गाड़ी के चारों टायर एक साथ काम में करते हैं। तो कहा इसका कुछ बता सकते हो? तो मैंने कहा थोड़ा इंटरव्यू बोर्ड को हंसाते हैं, तो मैंने कहा सर ये गाड़ी है ना 2 जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो देश की रक्षा करती है, जो पाकिस्तान बॉर्डर है उसके ऊपर। दूसरा सर इसने है वो राजस्थान का, जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये अधिकतर जो तस्कर हैं वो इसको यूज़ करते हैं, तो तस्करी के अंदर इसको यूज़ करके और समाज को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इंटरव्यू बोर्ड उस बात को लेकर बहुत खुश हुआ। तो उन्होंने न्यूटन के लॉ को जोड़ा, तो कौन सी चीज़ कहाँ पर काम आई? जो मेरा मेडिकल में नहीं हुआ वो सब न्यूटन्स का लॉ यहाँ पर काम आ गया, चीजें काम आई। वो ये ना, इन्होंने चूंकि देखिए कि जो हॉबी फेक मत करो, फेक किया ही नहीं बिल्कुल। हाँ, अब ऊँटों के साथ बड़े हुए तो सही बात है। नहीं वैसे, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। उस समय हम लोग को लगता है, मतलब पता नहीं किस कारण से लगता है कि हम बोर्ड को बना ले जाएंगे, जो लोग भर रहे होते हैं, और बना नहीं सकते आप। क्योंकि आज मैं यहाँ टेबल पे बैठा हूँ तो मैं इस पूरा विश्वास से बोल सकता हूँ कि अगर मुझे 4 लोग का इंटरव्यू लेना हो, उनमें से एक भी मुझे बना नहीं पाएगा। तो मैं अगर विश्वास रखता हूँ तो वो तो मेरे भी पुरोधा हैं, पितामह लोग, उनको कौन बनाएगा? तो एकदम ऑनेस्टली आपको जो है, पता नहीं कहाँ से खोज के लाते हैं हॉबी, और जबरदस्ती उस पर होमवर्क करते हैं। आपका जो है लिखो ना। और ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कह रहे हैं ना, हॉबी हो सकता है आपने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से ट्रेनिंग लेके समर कैंप करके हॉबी नहीं की होगी, पर कोई ना कोई हॉबी रही जरूर होगी। क्योंकि चाहे आप गाँव में रहे हो, शहर में भाई, वो भरतरी बोलते हैं, साहित्य, किसी को भजन गाने का शौक होगा गाँव में, मनुष्य साक्षात राजस्थान में भजन गाते हैं, कोई ना कोई हॉबीज रही होगी, ऐसा नहीं हो सकता नहीं रही। भजन गाते हैं लोग शाम के समय में, सब बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं, लोकल भजन गाते हैं। और भी कुछ नहीं, सोशलाइजिंग एक हॉबी हो सकती है। तो ये आप लिख सकते हैं, आपको घबराना नहीं है कि मुझे बागवानी हॉबी बनानी पड़ेगी या स्टैम्प कलेक्शन हॉबी बनानी पड़ेगी, ट्रैवल किया नहीं कभी। फेकनेस तो पकड़ लेते हैं 1 मिनट। अरे लोग इससे पता है नहीं, वही फिलैटली बोलते हैं ना, न्यूमिस्मैटिक्स एंड फिलैटली, ये लोग डालते हैं, पता नहीं कहाँ न्यूमिस्मैटिक्स तो बहुत कैरी करना बहुत मुश्किल है। आपने किया हो वाकई में, तो ही आप लिखें। तो चीजें ऐसी लिखी, कुछ भी वही जो क्या कुछ तो करोगे, 16 घंटे पढ़ते थोड़ी रहोगे, मतलब भी 1-2 घंटे करते हो, कुछ ना कुछ हॉबी जरूर होगी। कोई खेल होगा, कुछ लिखना होगा, मूवी देखना पसंद है वो लिख दो यार, मतलब ऑथेंटिक रहो। गॉसिपिंग पसंद है वो लिख दो। जो सच है वो तो वो कहीं ना कहीं उनको टच करेगी। हाँ, पता चल जाता है, वो एक 5 मिनट पता चल जाता है कौन सा। मेरे बहुत अच्छे मित्र ने बागवानी लिखा था आरएस के इंटरव्यू के अंदर। उसे लगा था कि कौन ही बागवानी करता होगा उन लोगों में से, और उनमें से एक हॉर्टिकल्चर के स्पेशलिस्ट निकले जो इंटरव्यू बोर्ड में थे, और उसको कुछ नहीं आता था बागवानी में, जो पढ़ के गया था, मतलब किताबी ज्ञान उसने ले लिया था, लेकिन खुद से कभी खुरपी चलाई नहीं, तो पकड़ लिया, उसका इंटरव्यू बहुत ही खराब हुआ। तो इस तरह की हरकतें ना करें कि बेवकूफ़ बना दें हम। सर ये चीज़ होता है, जो भी अपनी हॉबी होती है उसको जब बताते हैं ना, तो अपने चेहरे के ऊपर एक अलग सी वो फील आई जाती है कि उस चीज़ को बता रहे हैं। वो बिना मशीन के नार्को टेस्ट होता है। हाँ, वो बिना। और एक सेकंड एक ऐसा एस्पेक्ट पूछ लेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि कबड्डी तैयार करना बड़ा आसान सा है, तो कि ग्राउंड की साइज देख ली, 15-20 रूल देख लिए, तो बड़ा आसान सा हो जाता है। लेकिन आजकल जैसे प्रो कबड्डी लीग वगैरह है, तो लगभग सीनियर लोग उसको देख ही लेते हैं। तो वो मतलब कि कई बार ऐसी चीज़ पूछ लेते हैं कि यदि ना मतलब खिलाड़ी मतलब पीछे वाली लाइन से आउट हो गया, तो फिर उसकी सिचुएशन में रेफरी क्या करेगा? अब ये आपकी हॉबी नहीं है ना,
तो आप आपको बुरी पता नहीं तरीके से चलता, फंसोगे, बुरी तरीके से, क्योंकि आपको रूल्स में वो सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो फेक करना तो बहुत ही मतलब खतरनाक खेल हो सब जाएगा। कुछ फेक होगा, सारा पूरा बनावटी होगा। और फिर आप शुरू से ही शुरुआत ही झूठ बोलने से कर रहे हो तो हाँ, क्यों वो विश्वास नहीं, करेंगे नहीं, आप? बिल्कुल भी नहीं। विश्वास ही नहीं और एकदम 50 सरल प्रश्न पूछेगा जो सबसे कठिन होगा कि सिविल सर्विस क्यों आना चाहते हो। वो हॉबी में ही पूछेगा, एकदम सिंपल सा फिर निकाल। ये कहेंगे कि इस हॉबी को सिविल सर्विस से जोड़ो, जी कि आपकी जो हॉबी है इसको आप सिविल सर्विस में कैसे यूज करोगे। क्या फायदा होगा? सर ये इसका मैंने एक बढ़िया सा बनाया था। जैसे मेरे को पूछते थे कि कबड्डी का ना मतलब क्या फ़ायदा है यार हॉबी में, तो मैं कहा सर कबड्डी और प्रशासन एक जैसे ही है। एक तरफ है ना 7 खिलाड़ी खड़े हैं ना, वो सर डीएम एसपी सारे ये एक तरफ है, और ये जितनी प्रॉब्लम है ना गरीबी ये एक तरफ है, और उनमें से एक खिलाड़ी जाता है, बाकी उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो सर पूरा कबड्डी का पूरा गेम प्रशासन मिलके प्रशासन जैसा ही है एकदम। सारे स्टेक और हाँ ये कुछ ऐसी चीज होती है उनको टच तो- कर अब देखो ये तो तुम्हारी creative बात है, ये तो touch तुम्हारा करती है। सोचने का तरीका है, तुमने अच्छे सोचा। आई एम श्योर अगर तो इंटरव्यू में अच्छे नंबर आए होंगे। नहीं सर इंटरव्यू ने मॉक इंटरव्यू में पूछा था कि अच्छा मॉक इंटरव्यू में अच्छा है। सर इंटरव्यू में यही सबसे ना मतलब कि रिवर्स हुआ ठीक है। कि जैसे माइनिंग इंजीनियरिंग किया हुआ था, तो पूछे यार तुम्हारे गेट में रैंक का नहीं पूछेंगे, और फिर राजस्थान का इसलिए नहीं पूछा क्योंकि उससे पहले आरएस का रिजल्ट आ गया था, वो उसमें लिखा हुआ था। बोला राजस्थान से भी नहीं पूछेंगे तुम्हें, फिर है ना मतलब कि कबड्डी तुम्हारा इतना ज़्यादा कबड्डी है तो उससे भी नहीं पूछेंगे। फिर मैंने क्या किया था, एमए कर लिया था साथ साथ में सोशियोलॉजी में। उसमें बोला पूछेंगे। हाँ तुमने सोशियोलॉजी में तुम्हारी कमजोर कड़ी है उसे पूछेंगे। हाँ एमए करके तुमने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लिया है, तो चलो सोशियोलॉजी से पूछते हैं। तो वो फिर उधर से क्वेश्चन आने लगा। तो अब थोड़ा हम इसको प्रीलिम्स और मेंस की तरफ लेकर जाते हैं डिस्कशन को। आप लोगों ने प्रीलिम्स और मेंस के लिए कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज अपनाई थी अपनी तैयारी के समय, उनके बारे में चर्चा करिए। बताइए कि क्या स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए, कुछ ऐसी गाइडलाइंस जो कॉमनली तो सब बताते ही हैं, लेकिन कुछ अलग तरह की किताबें पढ़ ली हो आपने, या कोई 50-100 मॉक टेस्ट दे दी हो ज़्यादा, ऐसा कुछ। गौरव को सबसे पहले एक्सप्लेन कर दो, सबसे जूनियर यही है, सबसे लेटेस्ट एग्जाम इसी ने क्वालिफाई किया। बिल्कुल। तो सर मैं तो ये करता था कि यूपीएससी में जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत चलती हैं, मतलब कि इस लाइन का ये मतलब है, क्योंकि यूपीएससी की जो लाइन्स आती हैं उसका मतलब एक थोड़ा सा वेग सा मतलब होता है। यदि आप 5-7 बार उनको देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस डायरेक्शन में पूछना चाह रहा है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि वो सभी को पता होती हैं, लगभग आज के टाइम पे इतना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सभी लोगों ने, सभी को पता है, लेकिन हम उनको हैबिट में नहीं लाते। तो मैं स्पेशली अलग जो करता था वो यही करता था कि सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनको लिख लिया एक पेज के ऊपर और उसको टेबल के ऊपर चिपका लिया। जैसे 2022 जो टिप्स एंड ट्रिक्स थी उनको चिपका लिया। फिर अब जब पेपर सोल्व कर रहा होता तो देखता कि इसमें से कोई लग रही है ये अलग, और इस तरीके से 10 या 20 भी पेपर आप मॉक पेपर दे लेते हो ना, तो वो सारी आपको इंटरनलाइज हो जाती हैं। जनरली अपने को वो ट्रिक्स पता होती हैं लेकिन हम उनको यूज़ नहीं कर पाते, और वही जब बाहर बुरा कब लगता है जब कोई दूसरा जो एस्पिरेंट है वो यूज़ कर लेता उनको, और हमें ये नहीं पता होता कि यहाँ पे ना मतलब कि ये यूज़ हो सकती थी। तो इसको आप टेबल पे रख लोगे तो थोड़े टाइम के बाद ना वो आपकी ना हैबिट के अंदर ही वो मतलब की चीज़ अपने आप आ जाएगी। बाकी सर किताबें सभी पढ़ते ही हैं, वही सभी की स्टैंडर्ड बुक्स लगभग सेम है, तो उसमें कुछ अलग किया नहीं था, ये एक चीज़ हो। सारी स्टैंडर्ड बुक्स जो इंग्लिश मीडियम में होती हैं वही हिंदी में भी अनुवादित हमें मिल जाती हैं, मिल जाती हैं, तो वही मिल जाती पढ़ती हैं, हैं। बिल्कुल मिल जाती जी है। सर। मिल जाती है। ओके। इसमें जैसे पीटी में तो मेरा जो है कि बैंक पीओ का था ही पहले, और एसएससी में भी था, और ऐसे कर करके तो जो सीसैट है उसकी कोई तैयारी नहीं की, तो वो मुझे प्लस हो गया कि मेरे को वो वाला टाइम जो रहता है वो बच गया, तो उसको मैं फर्स्ट पेपर में मैंने लगाया, तो उसका थोड़ा फ़ायदा हुआ। फर्स्ट पेपर को सॉल्व करते समय ज़रूर मैं बोलूँगा कि कई बार क्या होता है बड़े आसान से क्वेश्चन पीछे रहते हैं, और कई सारे जो अभ्यर्थी होते हैं एस्पिरेंट्स पीछे जा ही नहीं पाते हैं। तो किसी भी प्रश्न को प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाए और अपने प्राण ना गंवाएं। किसी प्रश्न को प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बना। हाँ कई बार नहीं, कई बार ईगो का कर बहुत important है, बहुत important। हर क्वेश्चन के सेम नंबर बहुत अच्छी बात है। हाँ आप टाइम वेस्ट मत करें, आता जा रहा है सेम करते जाओ। नंबर है प्रीलिम्स में। बाकी वो सब आपको पता ही है कि कुछ इंटेलिजेंट गेसेस मारने होते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक, वो सब पता ही है। आप पेपर को जो है ना सर्कल करते जाओ, मतलब उसका जो भी आपका कोडेड हो, जो भी कोडिंग करते हो आप, और आगे बढ़ते जाओ। और मैं तो वैसे भी करता था कि मतलब 5-5 गोले भरते चलता था, कि मतलब ऐसा ना हो। कई बार क्या एक आध बार मेरे संज्ञान में आया है, किसी आदमी ने गोला एक ऊपर नीचे कर दिया, सारे गोले ऊपर नीचे हो गए, तो गड़बड़ हो अच्छा ग्रुपिंग कर लो, 5-5 भर लो। 5-5 वाला ठीक है। 5-5 भरने में ये फायदा भी है कि आपका हाथ भी ज्यादा नहीं थका, और थोड़ी देर प्रश्न से उधर गया तो माइंड भी रिफ्रेश हो गया, फिर आप आए तो आपका फोकस भी बना रहा, करते रहे तो थोड़ा मतलब ये सब आपको अपना होमवर्क खुद करना है। और ये कोई प्रीलिम्स में स्टैंडर्ड कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, ये एक रहता है ना कि भाई 100 भाई, में से अगर 80 करें, आप कि 75 आप करें। बहुत कॉन्फिडेंट हैं जिन प्रश्न के बारे में, उनको तो सभी को करिए। सर मेरा तो ऐसे उसमें क्यों कि 50 करेंगे। हाँ
मतलब क्यों करेंगे 50 भाई? अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट आपको आते हैं तो आप नहीं, वो तो ऐसा रहता है ना, पहले राउंड में आपको मान लो 40 आ रहे हैं 100 में से, तो पहले राउंड में 40 कर लो तो आप। सच तो यही है कि 40 से 50 ही आते हैं लोग। फिर अगले राउंड में हाँ, 10-15 सबको और आपको आ गए। सच यही है। बाकी आप इंटेलिजेंट गेसेस मारते वही हो, रहता और है ये सर। मेरा गेस तो- वाली कला आती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या ज्यादा स्टडी करने से, ज्यादा या कुछ ना practice कुछ आप, हाँ, कुछ ना कुछ आपके आंखों के सामने से गुजरा होता है। ये सब चीजें तो आपको ये पनाश या ये निश जो है विद द टाइम एंड विद द फ्लो आता है। मैं तो सर वो खुद मेरे हमेशा से आदत रही, मैंने दूसरे खूब सारे एग्जाम दिए, तो मेरा हमेशा से आदत रही है कि मैं खूब सारे क्वेश्चन अटेंड करता हूँ। जैसे यूपीएससी के अंदर भी मैंने किए थे, खूब तो सारे वो किया था ना? है वो 90+ अटेंड करता चाहे था, negative- लेकिन मैं सबको ये नहीं कहता कि भाई ये सब, लेकिन बाकी शुरू से एग्जाम्स में मेरी नेगेटिव strength मार्किंग नहीं थी ना, इसमें हाँ। नेगेटिव है। तो इसमें मेरे प्री के अंदर मार्क्स भी सर अच्छे हैं, जैसे 138 आए थे जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था, तो वो अच्छे, लेकिन मेरे को ये कॉन्फिडेंस था कि मैं है ये। और मैं जब क्वेश्चन करता था तो उसमें मैं बहुत सोचता था, बुक्स को इतनी बार पहले पढ़ी, यार ये क्वेश्चन उस पेज के ऊपर कहीं ना कहीं पढ़ा था, और उस पेज के ऊपर यहाँ पे पढ़ा था, और इसका हल्का हल्का याद। तो उसमें भी जैसे सर आपने बताया इंटेलिजेंट जो गेस है, जो उसमें लगाते थे और सोचते थे, तो मेरा हमेशा से ये तरीका था। पहले तो अपन मैक्सिमम यही से सोचते हैं ना कि कौन सा पक्का नहीं होगा, मतलब गेस हाँ, करने वो में eliminate जो इसको हटाओ। अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो तो फिर आपके तो फिर 50% आपको probability तो है। 100% उसके आपको guess मारना चाहिए। प्रोबेबिलिटी हो गई ना। नहीं, वो तो 100% करके आना है अगर आप 2 ऑप्शन Eliminate कर पा रहे और हो। सर एक मैंने मॉक दे के ये भी सोचा कि अपन कर रहे हैं तो कम कर रहे हैं तो भी अपने कितने गलत हो रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं तो भी कितने गलत हो रहे हैं। अपने गलत लगभग हर बार 20-25 गलत हो नहीं, रहे हैं, अगर आपने कम कर 10 रहे से हैं 20 तो भी। मॉक दे दिए ना, तो तो आपको पता फिर चल अपने को इतने तो करने ही चाहिए। अच्छा, हमें तो अपने टाइम का याद है, अभी पता नहीं क्या चेंज हुआ है। तो यूपीएससी ने इस चीज को भी पकड़ लिया कि भाई 2 एलिमिनेट कर ले रहे हैं और 2 में मार दे रहे हैं, तो फिर 50% हो जा रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, अब 5 ऑप्शन देंगे। तो हमारे टाइम में 5 ऑप्शन आ रहे थे, जिसमें ये था ए है, ए बी है, ABC कोई नहीं है, मतलब इस तरह का करेंगे कि option तो आपको 4 ही है, पर ऐसा- उसमें अभी भी पिछले साल से तो थोड़ा और चेंज हुआ, ओनली 1 का आ गया, बहुत ओनली 1 का। हाँ, बहुत डीपली आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। गौरव क्या बता रहे? एक चीज़ सर इसमें मतलब थोड़ा सा पेपर के अंदर आपको फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है। जैसे कि मैं यही सोचता था कि हमेशा 85-90 के बीच में क्वेश्चन अटेंड करने, जिसमें से 65-70 सही हो जाएंगे, बाकी गलत हो जाएंगे, अपन कट ऑफ क्रॉस कर लेंगे। लेकिन जैसा सर ने बताया कि ना OMR में ना 3 क्वेश्चन गलत भरे गए, मतलब जो 90 था वो 91 में आ गया, 92 आ गया। तो उसी टाइम पे कैलकुलेशन कर ली कि यदि तीनों के तीनों क्वेश्चन गलत हो गए तो अब अपने को 7-8 क्वेश्चन में, मतलब वैसे भी कट ऑफ से तो आप बाहर हो ही रहे हैं, तो 7-8 क्वेश्चन में और रिस्क लेना चाहिए। तो एक्चुअल पेपर में जो मतलब अटेम्प्ट थे वो 95 से भी ज़्यादा करने पड़े, क्योंकि वो सिचुएशन वहाँ पे चेंज हो गई थी। वरना मैं मॉक में हमेशा 85-90 के आसपास ही अटेंड आपने करता, एक्चुअल में 95 किए। 95 से ऊपर, क्योंकि मुझे लगा कि ये 3 क्वेश्चन तो एक्चुअली गलत हो चुके हैं। यदि उसकी कैलकुलेशन करें तो आपके 8 नंबर चले हमारे गए। टाइम में थोड़ा जी सर। CSAT के नंबर जुड़ते थे। जी पहले से प्री माइंड सेट होके मुझे पता था 180 190 तो आ रहे हैं, कट ऑफ 240 थी। तो मैं तो मतलब उस टाइम पे जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे तो सारे करके आ जाते थे। बट आपको कट ऑफ देखनी पड़ेगी। अगर 100 110 120 जा रही है और आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो इम्पॉसिबल है सिलेक्शन होना। जी सर जी। तो और पता है कि जैसे इन्होंने अच्छा पॉइंट बोला, अगर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो भी 15-20 गलत होते हैं, और 80-85 करते हैं तो भी 20-25 गलत होते हैं। ऐसे नहीं कि 60 के 60 परफेक्ट हो जाएंगे कि 59 सही है और 1 गलत है, वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है। तो अगर 80-85-90 क्वेश्चन उस रेंज में अटेम्प्ट नहीं हो रहे तो काफ़ी मुश्किल है कि आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल सही है। 50 क्वेश्चन सेलेक्ट 60 करके कि 60 के 60 सही हो जाएंगे, वो संभव नहीं, इम्पॉसिबल होता है वो। वैसे आज के समय ट्रेंड ये चल रहा है कि ज्यादातर एस्पिरेंट या जो भी टॉपर्स हैं लगभग सभी ने 80-90 के आसपास अटेम्प्ट किए हैं। पिछले 4 साल का यही ट्रेंड है। नहीं, उस समय भी यही था। बिल्कुल। यही ना हाँ, 80 हमारे to टाइम में 90 भी 90-95 अटेम्प्ट करना ही पड़ता था। जबकि कट ऑफ थोड़ी लो आ गई है। कट ऑफ इज हॉवरिंग अराउंड 88 92 इस तरह के स्कोर्स आ रहे हैं कट ऑफ के। अच्छा, आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट एड्रेस करना चाह रहा था मैं, जो आपने मेंस के लिए भी है ना, क्योंकि ये तो समग्र है। तो मेंस में मेरा ऐसा मानना है, और खासकर हिंदी मीडियम वालों को जिनके पास चुनौती थोड़ी और ज़्यादा हो जा रही है, आंसर लिखते समय ना आप जो है थोड़ा सा, एक तो जैसे रहता ही है कि डेटा तो देना ही देना है, तो डेटा दें, सरल शब्दों का इस्तेमाल करें, अंग्रेज़ी को देवनागरी लिपि में जहाँ जहाँ पे जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको ज़रूर लिखें। आप इंट्राडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी दोनों लिखें। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि मतलब इतिहास का प्रश्न है तो उसमें भूगोल और अर्थशास्त्र नहीं डालोगे, आप चीज़ों को डालो, रोचक बनाओ। जितना उत्तर की गुणवत्ता आप बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी के साथ में है, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ, मैंने लगभग एग्ज़ाम पूरे किए थे और मार्क्स जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं था।
लेकिन उसमें लैंग्वेज जितनी सिंपल रखेंगे ना उतना अच्छा है। ये डन है। थोड़ी बस थोड़ा सा वो है ना करने की कि कोशिश लैंग्वेज सिंपल पर ग्रामेटिकल एरर्स ना हो ना, एरर्स ना हो। वो खराब लगता है। हाँ। नहीं आपको तो एज एन एग्जामिनर सोचना है ना, आपको यूपीएससी की तरह सोचना है कि अब मैं चेक कर रहा हूँ, मेरे पास में पूरा पुलिंदा है रखा हुआ, तो मैं क्या करूँगा, उससे सर भिड़ाऊंगा, कितनी देर भिड़ा पाऊंगा, कुछ देर बाद बड़ा बोझिल हो जाता है वो काम। बिल्कुल एग्जामिनर की लाइफ आसान करनी चाहिए बस हाँ, उसके जितना बाद इजी करेंगे। उसके बाद 2-3 मिनट है उसमें आपने उसको खुश कर दिया तो वो आपको खुश कर देगा, ये भी गारंटी है। और सब थोड़े बड़े लिखने चाहिए, कुछ लोग बहुत छोटे छोटे लिखते हैं, तो जो ये जानने वाले बड़ा हैं उनके चश्मा ये जीवन के संघर्ष से निकला हुआ पॉइंट है ये। तो शब्द बड़े लिखने चाहिए। जो मेरा ये- उम्र दराज स्पेस दे दे के हाँ, बड़ा बड़ा पढ़ने में थोड़ा आसान उम्र है। दराज आदमी है, वो क्यों ऐसा घुस के देखेगा, आंख दर्द हो जाएगा उसका, सर दर्द इम्पोर्टेंट। तो गौरव प्लीज कैरी ऑन। सर मेंस में एक ये भी चीज़ है जो मतलब कि जैसे जो हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट हुआ है उसकी लैंग्वेज अपने आप ही सरल होती है, तो उसको तो चिंता करने की ये बढ़िया है। आती सरल है, मैं तो सरल ही आती है, तो मतलब ज़्यादा टिपिकल हो गया आती नहीं है। तो बस उसकी कोई चिंता नहीं करनी है कि बस ग्रामेटिकल मिस्टेक ना सही है, हो सही है। और चलने दो। और बाकी जैसे कि होटल्स के अंदर जैसे बनती है ना सर, ग्रेवी सेम रहती है, हाँ आप उसमें पनीर मांगोगे पनीर डाल देंगे, हाँ। आलू मांगोगे तो आलू डाल देंगे, कुछ भी। तो इस तरह सर मेंस के अंदर है ना, अपनी ग्रेवी को पहले से तैयार कर लो। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैं हमेशा एक ऐसे टीप दोस्त बना रखा था, टी फॉर मतलब जो ट्रांसपोर्ट और जो उनकी कनेक्टिविटी है उनसे, ई फॉर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ या इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बताओ ना सही से क्या बना रखा था। टीप दोस्त, TEEP और DOST। क्या तो बताओ? मतलब T4 मैं देखता था उनके बीच में कोई ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड या कनेक्टिविटी से अरे वो जो रिलेटेड अपन हाँ, नहीं, निमोनिक्स वगैरह Abbreviation, होते थे। मल्टीडायमेंशनल multi-dimensional। अप्रोच सब कुछ मसाला। जो भी IR का क्वेश्चन आएगा यही चीज़ लिखनी है, चाहे US का आ जाएगा तो US के साथ मतलब कुछ जैसे रशिया के साथ आया तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसके बारे में लिख देंगे, जापान के साथ आया तो कुछ और लिख देंगे, यदि अफ्रीका के साथ आया तो कुछ ना कुछ तो कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट का हमेशा होता ही है इधर नॉर्थ ईस्ट। ये जो गौरव ने बात कही है ना, मैं इसको एस्से में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एस्से पेपर मेरा फेवरेट भी रहा और मेरे मार्क्स भी हमेशा ज़्यादा है। तो मैंने एस्से में क्या किया, जब मैं एस्से लिखता था तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मांग के देखते थे कि अच्छा एस्से, उनको लगता था कि मेरे एस्से बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हैं, टेस्ट सीरीज में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया कि अपने एस्से को देखा और मैंने कहा यार इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया गया। तो फिर मैंने एक लिस्ट बनाई कि कौन कौन से एस्पेक्ट किसी भी टॉपिक के हो सकते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, डेमोग्राफिक, ऐसे करके 8-10 एस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाई। और वही लिस्ट मैंने अपने लिए एक तरह से, जो अपनी ग्रेवी वाली बात है उसकी तरह यूज किया, और वाकई में होता ही है। ये जो ये वाला में एकदम से ध्यान नहीं आता कि ये एस्पेक्ट कवर कर। इसमें मैंने एक एस्पेक्ट और जोड़ा था जो मैं अपने आंसर्स में लिखता था, भूत, वर्तमान और भविष्य भी देख लेता था। हाँ, भूत में क्या था, वर्तमान में क्या है और भविष्य में आने का क्या होने का स्कोप है, ये भी अच्छा है। और इसमें फॉर और अगेंस्ट भी देखना चाहिए Yes. कि अगर एस्से का टॉपिक तभी है संतुलित होगा। उसका उल्टा वर्जन क्या हो सकता है, क्या वो भी कोई एस्पेक्ट हो सकता है। सर जो गौरव ने जैसे बताया, मैंने तो ऐसे जैसे अपने इकोनॉमिक सर्वे आते हैं इनमें से या अच्छी से कुछ 100-200 ऐसे वर्ड्स तैयार कर लेते थे। जैसे ये ग्रेवी, तो जैसे इसका कंक्लूजन लिखना है तो कंक्लूजन के अंदर इकोनॉमिक्स का है तो इकोनॉमिक्स के अंदर ये जैसे 10वीं जो योजना है उसका मोटो क्या है, वाक्य क्या है, तो ये कंक्लूजन में आपको ये सब चीजें लिखनी है। या ऐसे शुरुआत के अंदर 100-200 आपने तैयार किए 100-200 थे। ऐसे वर्ड्स थे, तो कि ये वर्ड्स अपने को वहाँ पे जैसे conclusion डिफरेंट में क्रेडिबल किसी में रिपोर्ट्स ऑफ लिखने डिफरेंट हैं। ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी जैसे डेटा और रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं ना, ऐसे सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक्स जो है वो उन पे अगर आप 100 के करीब कोट्स भी अगर पढ़ लेना, उसमें भी गांधी, नेहरू, टैगोर, डॉक्टर अंबेडकर, विवेकानंद, इनके कोट्स अगर आप तैयार कर लें जो कम विवादास्पद है, जिनकी जो स्वीकार्यता मतलब ज्यादा है। स्वीकार्यता है और सब लोग उनको बहुत अच्छे एकेडमिशियन है, बहुत अच्छे थिंकर हैं, उनकी कोट्स अगर आप, वो वाकई में बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कोई हमने कोई फंडा है, ये एक्चुअल में ऐसा ही है कि आप किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखेंगे तो ये हमारे जो महापुरुष हैं इन्होंने कोई ना कोई अच्छा विचार दिया हुआ है, तो वो अगर आपने कुछ कोट्स तैयार कर ली वो भी बहुत काम आती है। तो सर जब जैसे ग्रेवी घर से आप तैयार करके ले जाओ हर सब्जेक्ट की, इथिक्स वगैरह की सबकी पहले से तैयार करके ले जाओ, जैसे ही वो पूछे कि ये, तो वो सब्जी तो खुद ही देता है वो, मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर वो उसके अंदर डालो, फिर जो ऊपर से कुछ धनिया वगैरह है तो वो आप थोड़ा इनोवेशन कर दो, कोई डायग्राम बना दिया, कोई ग्राफ किसी चीज़ से बना दिया। मतलब लोग तो लास्ट में तो हमारे वाले टाइम ऐसे करने लग गए सर कि जैसे कोई पेंटिंग का भी क्वेश्चन है ना उसका भी ग्राफ बना रहे हैं कि ना अकबर के टाइम पे पेंटिंग यहाँ थी, जहांगीर के टाइम पे यहाँ चली गई, शाहजहां के टाइम पे यहाँ गई। बड़े पर्सपेक्टिव की बात है भाई, हमने कोई पेंटिंग और कोई ग्राफ जैसे इसमें मैं आपने बनाया सर?
कोई ग्राफ बनाया आपने? नहीं, थोड़ा बहुत बनाते थे उस टाइम पे, तो पेपर पूरा कर लो वही बहुत है। हाँ, मैंने बस भी वही कभी टाइम नहीं रहता था। अच्छा, हॉबी वाला पार्ट इसमें देखिए तुरंत कनेक्ट हो जाता है। जैसे मेरी हॉबी है क्रिएटिव राइटिंग, तो अपन ऐसे लिखते लिखते उसी में 2-4 लाइन खुद ही बना के कविता वविता करके डाल दी उठा के, तो वो तुरंत कनेक्ट हो गया। नहीं, वो तो इतनी प्रतिभा भी तो नहीं है। कविता याद ही नहीं होती, सब में नहीं लिखना बड़ी मुश्किल है। दूसरे कवि सबसे नहीं हो पाता। कविता याद ही नहीं होती, लिखना तो खुद को। पर मुझे दूसरे कवियों की तो बहुत ही, मतलब जो भी हमारे कवि हुए हैं उनकी कविताएं बड़ी याद रहती थी, क्योंकि वैसे भी ऑप्शनल था, वैसे भी इंटरेस्ट था, तो वो सही जगह अगर उसको लिख दिया जाए तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ, ये भी चीज़ है कि सही टाइम पे सही चीज़ याद आ जाए। वो आधी चीज़ें पेपर के बाहर याद आती वो हैं। 2 घंटे या 3 घंटे पर ऐसे में तो ये है ना कि शुरू के 5 से 10 मिनट अगर आप लास्ट पेज पे, रफ पेज पे जाके, और जो बातें, क्योंकि क्या होता है टॉपिक जैसे ही सामने आता है तो वो सबसे फर्टाइल टाइम होता है ब्रेन के एक्टिव होने का। उस समय अगर आप उस 5 मिनट में जो भी बातें ध्यान आ रही है उस टॉपिक पे, वो शॉर्ट में पीछे वाले पेज पे लिख लो। उसके बाद आपको अगले 1.5 घंटा, क्योंकि 2 ऐसे लिखने, तो एक ऐसे 1.5 घंटे में, अगले ऐसे दूसरे 1.5 घंटे में लिखना है, तो वो आप उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से लिख दो तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। और हमारे टाइम पे तो जो क्वेश्चंस आते थे उसमें जैसे साइंस एंड टेक इज पनेशिया ऑफ ऑल, ऐसे करके कैसे आया था, तो उसमें उनको अब आप लिखने लग जाओगे ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो, ये नहीं चाहिए उनको चाहिए कि भाई जो इंडिया में जो वुमेन है, जो रूरल एरिया है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो SC ST OBC हैं, इनको कैसे हेल्प करोगे आप। तो ये अगर डायमेंशन हमेशा हर क्वेश्चन में घुसा दोगे कि ये जो 4-5 जो ओल्ड एज के लोग हैं, हाँ, मतलब जो भी बस ये डाल दो और इसमें मतलब हर क्वेश्चन में आपको Government 1.5 schemes नंबर के जो- एक्स्ट्रा पक्का मिलता है। मतलब आपको संविधान की मूल भावना पता है ना, बिल्कुल। और ये जो 6-7 जो फ्रेमवर्क चीज़- पता है, तो आप घुसे जाओगे कहीं। संविधान की प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स और DPSP। नहीं, इसकी भावना को अगर आप मतलब समझें- इसको तो जानना ही है। हाँ। मैं ये बता रहा था कि UPSC का सोच भी वही है कि हाँ। मतलब इस तरह से इनको संवैधानिक प्रशासन मूल्यों को में होना आपका चाहिए, तो विश्वास है। आपको घुमा फिरा के चीजों को लाके उसमें पूरा ये डाल के जरूर, अच्छी- ये पक्का 1 नंबर पर क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलता मिलेगा। है अगर ये सारे एस्पेक्ट टच कर। Cover होगा। वो लेना देना नहीं है जैसे साइंस एंड टेक का, तुम कुछ भी बोल सकते हो उसमें, कोई हेल्थ ये हो गया और- आप उनको ये भी अगर लग जाता है, जैसे सर आपने बोला कि वंचित वर्गों के प्रति आप थोड़े संवेदनशील बस हैं। ये जो 6-7 मैंने पॉइंट्स बोले होना ही इनको चाहिए। अगर आप उतारो। प्रशासक बनने जा रहे हो तो जो जरूरतमंद है उसके प्रति आपको संवेदनशील होना ही चाहिए। सर इसमें एक है ना, जो हिस्ट्री की जो नई नई अप्रोच आ रही है, तो प्रेम सर बता पाएंगे। जैसे सबल्टन जो हिस्ट्री पढ़ते हैं कि किस तरीके से मतलब कि गरीबों वंचितों की नज़र से हिस्ट्री को देख रहे हैं। एक हिस्ट्री आ रही है कि यदि जैसे मतलब गांधी जी नहीं होते तो क्या होता सिचुएशन में, भगत सिंह नहीं होते तो वो क्या होता, वो अल्टरनेटिव हिस्ट्री। तो इस प्रकार से जो नई ब्रांचेज ऑफ हिस्ट्री आ रहे हैं, तो आप ऐसे गूगल करोगे 5-6 नई ब्रांचेज हैं, उन पर्सपेक्टिव से यदि आप ऐसे को देखते हो ना, तो मतलब कि आपके ऐसे में नया लुक आ जाता है। जैसे आपने टेक्नोलॉजी वाला बताया, तो उसमें सब एल्टन की अप्रोच से एक बार टेक्नोलॉजी देख लो, एक ये देख लो ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या इम्पैक्ट आ रहा होता। तो वो जो नई अप्रोच है ना हिस्ट्री की, और वो इसके साथ मतलब गुरु कि- में एक ये भी बताऊं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजंस आते जी हैं सर, उसमें, तो वो लाइव लॉ के अंदर मिलते हैं, तो उसमें से 5-7 जो उस साल के बहुत चर्चित और ऐसे होते हैं, वो उनको अगर पक्का quote लिखना करो ना, चाहिए, कोट हाँ, करना चाहिए। बिल्कुल अच्छा है। वो तो वही जो अपना फॉर्मूला है ना कि स्टैटिक पोर्शन एंड डायनामिक पोर्शन, तो करंट अफेयर्स में अपन हर चीज जोड़ के चलते दोनों हैं, मिला डेटा के आंसर Yes, लेके, yes. रिपोर्ट्स लेके, सबको मतलब वही क्रेडिबल सोर्सेज ऑफ ग्रेवी इंफॉर्मेशन में तड़का लगा के आंसर देंगे। तो कुल मिला के अब इसे मजाक में हम भले ही ग्रेवी में तड़का बोले, पर ये एक्चुअली कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हाँ यही है, कनेक्टिंग द पता तो चले उनको कि तुम्हारे बस की बात कॉम्प्रिहेंसिव समझ में भी आ रहा है कि नहीं, connect नहीं, कर वही पाते अगेन वही बात है। एज एन एग्जामिनर आप सोचिए आप किसको मार्क्स दोगे। जिसका ब्रॉड अप्रोच हो, वही जो साइंस एंड टेक इज पैनेशिया फॉर ऑल को जो एकदम वही लिखे जा रहा है, या कुछ जो घुमा फिरा के क्रिएटिव और सॉल्यूशन ओरिएंटेड कुछ नया और 360 डिग्री में चीजों को देख पा रहा है। यस। और मेंस के अंदर अपन एक पैराग्राफ में लिखे हैं, तो अपन आज अपने सामने कोई बुक लेके आए, कॉपी लेके आए, तो अपन पैराग्राफ वाले में ज्यादा नंबर देंगे या दूसरे? मैंने तो अपन उसमें दूसरे देखा है पढ़ेंगे, कि पॉइंट फटाफट जितने फटाफट डॉक्टर point और देंगे। IIT सारे कूद पड़े थे उस ऐसे पे, और नंबर सब के ऐसे आए थे, 50 नंबर आए थे। तो मेरे 145 ले आए थे। मैंने सोचा डॉक्टर हो ही नहीं, अभी लिखना ऐसे है कि बिल्कुल 12वीं क्लास का बच्चा हूँ, सारा बेसिक baggage साइंस छोड़ दिया। आता है और इतना बेसिक से लिख के आया था, भाई ये कर सकते हो, उनकी ये हेल्प हो सकती है, फलाना स्कीम से ये हेल्प हो सकती है। यही एक सर बढ़िया सोर्स है कि जितने भी इंडिया की इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IIT, एम्स हो गया, सुप्रीम कोर्ट, आर्मी, इन सब की जो सर मोटो लाइन होती है ना, वो एथिक्स में बहुत काम आती है। ethics और ये कोई बुक में आपको जनरली नॉलेज मिलेगा स्मार्ट नहीं, तो स्टडी हो गया। हाँ, जैसे तो और वो लाइन होती है, वो मतलब कि बहुत सोच समझ के लिखी हुई होती है, तो एकदम ज्ञान से भरी हुई लाइन होती तो है। इन्होंने तो बिल्कुल जो बताया योगा मैं- कर्मसु नहीं, योगा कर्मसु कौशलम। इसी पे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और इसी पे जोड़ते हुए शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। सबसे पहले मेरे से पूछा भाई तुम्हारे कॉलेज का मोटो, सर ये तो पता है, रोज दिखता है हाँ, सामने। उसका यूज एग्जाम में करें ना, तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव भी आएगा, और वो कम शब्दों में बहुत बड़ी बात उसमें लिखी बहुत हुई बड़ी बात है, 4 बात लाइट होती है। provider। ये आप निशांत इससे ताल्लुक रखेंगे थोड़ा इत्तेफाक
कि जैसे आपके जो जैसे रहीम के नीति के दोहे हैं, हाँ, या आपका जो सूक्तियाँ हैं, श्लोक हैं, तो मैं मतलब जिस स्कूल से पढ़ा हूँ वहाँ हमको शुरू में वंदना वगैरह और उसके बाद भोजन, हर चीज़ का मंत्र वगैरह सब, तो चीज़ों में बड़ी चीज़ें मतलब सारगर्भित और निहित है, बड़ी महत्व की बातें, आप उसको जोड़ दो। अभी लोग बोलते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट सेलेक्ट होते हैं, 5 ही तो गुण है, वो बता रखा है श्लोक में, काक चेष्टा बको ध्यानम, बहुत बड़ा श्लोक है वो, हम समझें उस बात को, बस एक एक गुण बहुत बड़ा है। मतलब योर पॉइंट इज कहीं नहीं रुकोगे आप, वो सूक्तियों में काफी गहरी बातें हाँ, तो वो सब कभी भी कुछ ड्रॉप भी कर सकते हो, कबीर की मतलब। दोहों में मिल जाएंगी आपको। अरे बॉलीवुड का डाल दो, कुछ डालना है मतलब डालना है, सही से जबरदस्ती घुमा के नहीं, पर डालना है डाल दो। नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि भाई पास्ट में जो इंडिया में इतने इन्वेजन्स हुए हैं, मतलब पिछले 1000 साल में नॉन स्टॉप वेव आती रहती है, कुछ भी लिख दो उसमें, मतलब कहीं गिरधर की कोई कविता डाल दी कि बिना विचारे जो करे सो पाचे पछता है, काज बेगारे आपनो जग में होता है। तो इंटरव्यू में तो ये सब कर रहा था मैं तो बैठ के कि सर ये तो होता ही है, मतलब उसमें तो ये सारी चीज़ें कभी ना कहीं घुसा के काम आ जाती है। जैसे सर ने बताया कि बॉलीवुड का भी लिख सकते हैं, तो हमारे मेंस में क्वेश्चन आया था कि किस तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड है वो मतलब आप है ना मतलब डेवलप कर सकते हो और वो प्रशासन के लिए किस लिए ज़रूरी है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। तो मतलब उसमें एक पॉइंट ये लिखा था कि आप लगातार अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करोगे तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलपमेंट होता है। तो उसमें एग्जाम्पल दिया 3 इडियट के ऑल इज़ वेल का, वो कोई भी सिचुएशन आती तो अपने आप को रेलेवेंट पॉइंट, कितना बढ़िया। तो वो इस तरीके से सर कुछ ना कुछ पॉइंट होती है। हाँ, तो वो पॉइंट्स है ना वहाँ पे मतलब पॉजिटिव एकदम रीअश्योरेंस रीइंफोर्समेंट बड़ा अच्छा है। यूपीएससी पूरी बुक्स के अंदर नहीं, अपन चारों साइड जो चीजें देखते हैं वो चीजें वहां पर यूज करेंगे तो वो मौलिक चीजें होगी उसके अंदर, उसमें हमेशा मार्क्स अच्छे आते हैं। कई बार अपन सोचते हैं कि तैयारी तो है पर वैल्यू एडिशन इन चीजों से यूनिकनेस आ जाएगा थोड़ा सा। तो हमने मेंस पर तो काफ़ी चर्चा करी, इसी से जुड़ा हुआ ऑप्शनल का जो सब्जेक्ट है, आप लोगों ने क्या ऑप्शनल सिलेक्ट किया था, किस बेसिस पे किया, और क्या आपको लगता है कि हिंदी माध्यम के छात्रों को हिंदी लिटरेचर लेना चाहिए, उसमें ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ऐसा कुछ इंसाइट आप दे सकें उस पर? मेरा तो जो सब्जेक्ट था वो हिस्ट्री था और मैं एमए हिस्ट्री है वो गोल्ड मेडलिस्ट था, और हिस्ट्री का मैंने ओवरऑल हमेशा देखा था कि कभी आपको इतना डुबोता भी नहीं, वो एक रहता है मिडिल पाथ। तो मैंने पहले दिन से ये सोच लिया कि दूसरा चाहे कोई कुछ भी कहे, मध्य मार्ग, मिडिल पाथ कि एंथ्रोपोलॉजी में इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, इसमें इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो मुझे किसी के बात की तरफ सोचना नहीं है, अपनी हिस्ट्री ही रखनी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक माइंड सेटअप एकदम पक्का कर लिया और जो करना है, जैसा करना है, जो होगा सो होगा, हिस्ट्री ही करना है, तो एकदम ये रहा। तो मेरा सबसे यही कहना है कि जो बार बार ये नहीं कि दूसरे का सब्जेक्ट देख यार उसके आ रहे हैं, मैं पढ़ ये रहे हैं और दिमाग उसकी तरफ चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जो करना है वो भेड़ चाल नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट के बाद कई लोग अपना ऑप्शनल बदलने की सोचते हैं जब नंबर नहीं आ रहे या सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो नहीं ये उसमें तो वो एडवाइजेबल भी है। मतलब आप फिर वही बात की रिपीट करूंगा, एट द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ रिपीटिशन, प्रतिष्ठा प्राण कहीं नहीं गंवाने हैं, आगे बढ़ना है और सिलेक्शन लेके बाहर निकलना है। इसमें बहुत सारे फंडे हैं कि ऑप्शनल लें तो कैसे लें, क्या लें, बहुत सारे फॉर्मूले, मतलब 4-5 तो क्राइटेरिया मैं बता दूंगा यहाँ पे, बट उसका बहुत ज़्यादा मैं अब जब सोचता हूँ चीज़ों को तो उसका बड़ा फ़र्क नहीं है। आप ये देख लो कि आपको मज़ा कहाँ आ रहा है। मुझे ये लगता है अगर मज़ा आ रहा है फलाने सब्जेक्ट, हाँ जैसे हिंदी माध्यम में कुछ सब्जेक्ट सुसाइडल बोले जाते हैं कि अगर आपने अब मानविकी क्या एंथ्रोपोलॉजी है, मानविकी विज्ञान आपने हिंदी माध्यम में लिखा, या आपने कोई भी इस तरह का सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी भी हिंदी माध्यम में अभी नहीं मिलते हैं मार्क्स। तो जैसे हिंदी माध्यम के हम यहाँ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं हिंदी माध्यम के लिए, तो हिंदी माध्यम के कुछ एक चलताऊ 3-4 विषय हैं, इतिहास हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, ये 3 है जिसमें मतलब उसमें और लैंग्वेज ऐड कर लो, संस्कृत, उर्दू, मैथिली, हाँ कि अगर किसी को वो आती है तो वो भी लिटरेचर आप ले सकते हो। तो इतने हैं। अब इसमें आप देख लो कि आपको मज़ा किस में आता है। इतिहास पढ़ने में आता है, आँख मूंद करके ले लो। हिंदी पढ़ने में आता है, आँख मूंद करके ले लो। उसमें बहुत ज़्यादा फिर क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारा पढ़ना है, जीएस को बहुत सारा पढ़ना है। जब वहाँ पे आपको लगा कि थोड़ा सा आज उबन हो रही है तो ऐसी चीज़ पढ़ ली जिसको पढ़ने में मज़ा आता है। जब यहाँ ज़्यादा हो गया तो वहाँ स्विच कर गए, तो वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अपना देखना पड़ता है। और सिलेक्शन लगभग सभी सब्जेक्ट में होता है, ऐसा भी नहीं। इसलिए एकदम बार बार इस चीज़ को माइंड में तैयारी कर रहे हैं, 1 साल हो गया तैयारी कर रहे हैं, फिर भी मैं सब्जेक्ट हो, तो आप हमेशा कंफ्यूज में रहोगे, तो फिर वो सब्जेक्ट अच्छे से तैयार भी नहीं होगा और एग्जाम में आप उतना अच्छे से उसको प्रेजेंट भी नहीं कर पाओगे, तो फिर नंबर भी खराब आएंगे, फिर अगले साल वापस वही रिपीटेशन। तो 2 बातें देखनी चाहिए, एक तो फैमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट, जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, सबने बोला। दूसरा वो स्कोरिंग भी है, नहीं ये भी नहीं।
मतलब ऐसा नहीं प्रतिष्ठा में प्राण कमाने वाला कि मैं तो हिंदी लिटरेचर इसलिए लेना है क्योंकि मुझे हिंदी को आगे बढ़ाना है, नहीं हिंदी लिटरेचर इसलिए लेना है, सर्विस में जाके फिर करना है। हिंदी लिटरेचर इसलिए लेना है अभी बस कि पेपर वो पढ़ा। स्कोरिंग है, प्लस मुझे हिंदी लिटरेचर पढ़ना और लिखना अच्छा लगता है, मजा आता है। आपका हिंदी लिटरेचर था, राइट? मेरा तो क्या एकेडमिक डिसिप्लिन भी यही था ना, इसको तो मैं मेरे थोड़ा तो सा डबल थॉट था ही नहीं। अब मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ तो थोड़ा इसको उस भाव में बोलूँगा। उसको पढ़ने में खुशी आती है, अच्छी बात है, क्षणिक भाव है। उसको पढ़ने में सुख मिलता है, थोड़ा स्थायी भाव है। उसको पढ़ने में आनंद आता है, चिरस्थायी भाव है। आनंद आता है तो उसको तो आंख मूंद करके तुरंत वहीं पे ठप्पा मारो और आगे बढ़ो। लेकिन किसी की सलाह मत ये लो। भी ऐड करना चाहूंगा, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको वाकई में आनंद आता है, पर वो पिछले कई सालों से स्कोरिंग नहीं है। हाँ नहीं, वो तो वो जरूर एक राइटर, मतलब वही जो लॉजिकल given थोड़ा है। सा हो जाना है कि केवल भावनाओं में भी नहीं बहना है। हाँ, मतलब एग्जाम क्रैक करो फिर जो हाँ, 50 उसके साल बाद पढ़ते अपना रहो, जो भी आपको आपको- कौन रोका है 50 साल आपको लगता है देश जिसमें में ज्ञान हिंदी को लेना बढ़ावा अपना मिलना ले चाहिए, सकते तो हाँ, आप जितना बिल्कुल पढ़ना तो नहीं है। रहे। बट मैंने तो आज तक कभी किसी को द हिंदू पढ़ते हुए नहीं देखा भाई, सिलेक्शन आ जाता है सही। उसका काफी क्लियर पता चलता है कि सेकंड पर्सपेक्टिव ये भी है सर कि इंटरेस्ट आ रहा है तब तो ले लो, लेकिन मोस्टली जो इंजीनियर मेरे जो दोस्त थे वो आते हैं ना, बोले कि इंटरेस्ट सभी में आ जाएगा, सिलेक्शन चाहिए बस। मतलब ज्ञान की बात है, ज्ञान की बात है। That is even more logical approach. हाँ, कि अपना कुछ भी पढ़ लेंगे, 2 साल के लिए कुछ भी पढ़ा दो चाहे, लेकिन सिलेक्शन की मतलब जिसमें संभावना Probability सबसे ज्यादा। प्रोबेबिलिटी है या फिर अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वो पॉइंट ना ऐड हो रहा है। तो जैसे कि मेरा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था, तो मेन तो वही था कि जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उनमें रिलेटिवली आंसर राइटिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो उसी हिसाब से लिखे जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये एंथ्रोपोलॉजी आर्ट्स और साइंस के एकदम बीच में बैकग्राउंड पे खड़ा हुआ, और ये बहुत ज़्यादा कोई डेवलप्ड सब्जेक्ट, मैच्योर सब्जेक्ट नहीं है कि यूनिवर्सिटी में इसको बहुत ज़्यादा पढ़ लिया हो। ये तो ये मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके पास इनोवेशन की मतलब पूरी स्कोप रहता है। पॉइंट फॉर्म में आप पूरा का पूरा मतलब कि ऑप्शनल लिख सकते हैं, तो वो आपको समझना चाहिए कि मैं पॉइंट फॉर्म में अच्छा लिखता हूँ, ये सब्जेक्ट पॉइंट फॉर्म में अच्छा लिखा जा सकता है, ये ले लो, चाहे इंटरेस्ट थोड़े टाइम आ जाएगा, ज़बरदस्ती थोड़ा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दूसरी अप्रोच भी सर मतलब कि इसमें काम है। ये बात उसी बात पे मुहर लगाती है कि कोई ऐसी फिक्स अप्रोच नहीं है। नाम ही आप देख पर्सपेक्टिव लो, है इस एपिसोड में। सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव है। आपको क्या लेकिन उसको उस सब्जेक्ट को एलिमिनेट करो जिसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा, हाँ, उसको तो बिल्कुल, करना ही उसको तो चाहिए। एलिमिनेट कर लो भाई। नहीं, मुझे जैसे मेरे पास 2 ऑप्शनल थे, साइकोलॉजी और मेडिकल साइंस, क्योंकि हमारे टाइम पे 2 होते थे। जी सर। बट फिर अप्रैल में बताया कि अब एक ही होगा, बट ऑब्वियसली तैयारी करके बैठे थे, तो पढ़ने में मज़ा साइकोलॉजी बहुत आता था। बट मेडिकल साइंस क्योंकि 5.5 साल से ढो रहे हैं, एम्स के MBBS ग्रेजुएट है, तो आती बहुत थी। तो उस वहाँ पे मैंने फिर प्रैग्मेटिक होके बिल्कुल कि इससे क्रैक हो जाएगा एग्जाम, तो फिर मेडिकल साइंस ली। मूल फंडा सर यही है कि एग्जाम निकलना चाहिए। एग्जाम निकलना चाहिए, फिर किसी भी एकदम से तरीके BA कर ले, चाहे psychology किसी से कुछ भी करना पड़ता है। अपने इंटरेस्ट को हमेशा परस्यू कर सकते हैं। तो एक और समस्या जो स्टूडेंट्स के सामने अभी आती है, जिसका आप लोगों ने कैसे निवारण किया ये ज़रूर बताइए, कि 1 साल 2 साल तक जब तैयारी करनी है तो उसमें एक तो एकाग्रता कैसे बनाकर रखें, फोकस कैसे रखें कि इसी एग्जाम को देना है, कहीं दूसरा साइड ट्रैक या प्लान भी अपना शुरू ना कर दें। हाउ टू स्टे फोकस्ड? तो सर इसमें जैसे मतलब आपके इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप मतलब कि अच्छे बैकग्राउंड से हो तो 4-5 साल भी आप कर सकते हो, लेकिन यदि आप थोड़े से भी पुअर बैकग्राउंड से हो ना, तो ये टेंशन तो आपके दिमाग में रहेगी। तो इसका जैसे मैंने पहले बता रखा था कि अपने आप को मतलब कि डेली यही चीज़ एहसास दिलाता था कि आज तो मतलब कि 3000 रुपये गए, अपने थोड़ा सा पढ़ना है, देखो इसे मतलब वो ख़राब नहीं करना है ज़िंदगी। या फिर कि मैं बुढ़ापा आ जाएगा, फिर मतलब कि सिलेक्शन में भी फिर मज़ा नहीं आएगा। तो मतलब वो अपने आप को ना थोड़ा सा जो पॉजिटिव मोटिवेशन से डराते रहो, तो फिर है ना मतलब अपने आप ही आदमी को ये रहता है कि हाँ मतलब कि तैयारी कर लेते हैं। और दूसरा जब ऐसे एक चीज़ और कर सकता है आदमी, जैसे 4 दोस्त पढ़ रहे हैं, यदि उसका पढ़ने का मन नहीं है तो सोच लो कि अपने दोस्त का सिलेक्शन हो गया तो फिर अपना नहीं हुआ तो कितना बुरा लगेगा। तो ये फिर वापस से अंदर से ना मतलब पढ़ाता है। तो मतलब जो अपने इमोशंस है ना, उनको अपन यदि इमोशंस को भी थोड़ा कंट्रोल्ड मैनर में इधर मतलब तुमने अपने कि ब्रेन को भी कंट्रोल कर लिया। लेकिन इसमें मैं एक बार ऐड करना चाहूँगा कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं और जो थोड़े ह्यूमैनिटीज़ टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, वो थोड़े भावुक ज़्यादा होते हैं, और जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, CA, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है इस सेंस में कि जैसे ये बार बार कह रहे हैं ना कि भाई मैं हिसाब लगा रहा था कि मैं रोज के 5000 रुपये जा रहे हैं, तो इसलिए मैं पढ़ लूँ आज। और ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हिंदी मीडियम वाले और ह्यूमैनिटीज़ वाले भी इस अप्रोच को थोड़ा सा सीखें टेक्नोक्रेट से कि भाई कैसे एक एक दिन का महत्व है, तो पंचवर्षीय योजना बनने से बच जाएगी।
मैं सर की बात के साथ एक चीज़ और जोड़ूंगा। हम बहुत सारे कई बार मोटिवेशन ढूंढने के लिए रील्स देखते हैं, ये सब करते हैं। मेरा ये मानना है कि इनसे मोटिवेशन है वो घंटे 2 घंटे के लिए मिल सकता है। पीछे देखना चाहिए कि पीछे वाले क्या कर रहे हैं, परिवार वाले क्या कर रहे हैं, अपने लिए वो क्या क्या कर रहे हैं। परिवार के मोटिवेशन परिवार के अंदर ढूंढते रहना चाहिए बार बार। तो ये मैं बेसिकली हमेशा यही देखता था कि यार अपने पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर कितना कर रहे हैं, तो मोटिवेशन वहाँ से ढूंढे। परिवार का कोई, जैसे मेरी जो दादी थी वो किस तरह से पूरे परिवार को मैनेज करती थी, तो मुझे ये लगता था कि यार अपने लिए ये इतने हैं और इतने इनके अंदर इतनी समझ है, इतना कुछ कर रहे हैं, और अपने यहाँ दिल्ली के अंदर आके और 2 महीने और पीछे से जैसे इसने बताया कि मैं भी है वो नौकरी करता था, तो मुझे उस समय टीचर के अंदर राजस्थान में फिक्स पे मिलता था, तो 6,000 रुपये सैलरी मिलती थी। तो 3 महीने आप विदाउट पे हुए हैं, तो इधर आपके पास पैसे नहीं है और 3 महीने नौकरी छोड़ गए, फिर उसके बाद में आपको एप्लीकेशन और ये वो सब, तो कैसे ही करके एग्जाम निकलना चाहिए। तो मोटिवेशन है वो पीछे से लेते रहते। इस पे एक बात, क्योंकि पर्सपेक्टिव है और दूसरा पर्सपेक्टिव भी ज़रूरी है। मान लीजिए आपके दिमाग में बार बार ये बात आ रही है कि मेरे मम्मी पापा, मेरी दादी मेरे लिए कितना मुसीबत से उन्होंने पैसा कमाया और कैसे वो कर्जा लेके मुझे पढ़ा रहे हैं, तो वो भी एक कई बार तनाव का कारण भी बन जाता है। तो कई बार उसको ओवर बर्डन भी नहीं लेना, मध्यम मार्ग फॉलो करो, थोड़ा मोटिवेट करो और बॉक डाउन मत हो जाओ कि वैसे पहाड़ सा बोझ तले दब गए और बिल्कुल नहीं, इसमें रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। एक और इसी का पक्ष है, जैसे मेरे केस में तो मैं घर भी पैसे भेजता था, तो मतलब मैं उधर से लेता तो था नहीं, तो वो वाला तो था ही नहीं। सही है। अब हमेशा संभावना थी कि हो सकता है एसबीआई में आज मेरे बैचमेट्स हैं, चीफ मैनेजर हैं सब, तो एसबीआई की जॉब भी हो सकती थी। कस्टम एक्साइज में इंस्पेक्टर रहा होता तो आज सुपरिटेंडेंट होता, वहाँ पे टैक्स असेसमेंट वगैरह कर रहा होता, या मान लीजिए आईआरएस में ही रुका होता तो वहाँ भी कुछ होता। बट इवेंचुअली क्या मन में मेरे को था कि मेरे को पावरफुल बनना है ना, मतलब पावर चाहिए मुझे, थोड़ा पावर हंग्री हूँ। और पावर के बारे में मैंने ये पढ़ा था कि पावर इज मिथ, मतलब पावर इज नथिंग बट द एबिलिटी टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन लाइफ्स ऑफ अदर्स। हाउ कैन यू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट अदर्स। तो वो मेरे को हमेशा से रहा है कि मेरे को थोड़ा सा मोर मीनिंगफुल ह्यूमन लाइफ जीना है, जो मैं थोड़ा दार्शनिक हो रहा हूँ बट हमेशा से रहा है। तो अभी यहाँ पे आने के बाद कुछ अपन ऐसा कर पाए जिससे मुझे अभी बहुत सेटिस्फाइड रहता हूँ मैं अंदर से। अब मुझे आई एम श्योर आप लोग भी कर ही रहे होंगे। अब जैसे हमारी नज़र में ये बहुत पावरफुल है, ही इज़ डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, तो ही इज़ ब्रिंगिंग चेंजेस इन हाउ द एजुकेशन आई मीन कैन बी गिवन। तो या इन्होंने बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट दे रखा है लोगों को, तो वो दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ पावर। तो मैं थोड़ा सा उस तरह से देखूँ तो मैं हमेशा मोटिवेटेड रहा, मुझे आना है इस साइड, ये भी अच्छा तरीका टेबल के साइड आना ही है। मोटिवेशन में सर जो इमोशन है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सर, जो मतलब साइकोलॉजी में अपने वो असर्टिव यूज़ होना चाहिए उनका। मतलब आप सारे दिन मतलब अपने आप को उतना उन चीज़ों से घेर लोगे ना तो फिर वो उनका एप्लीकेबल होना बंद हो जाएंगे। आप जैसे रील देखा आपने, इंटेक ज़्यादा है मोटिवेशन का, 2-3 रील देख के तो आपको ठीक है मोटिवेशन। अब आप 20 रील देख लोगे, 50 देख लोगे ना तो उससे मोटिवेशन खत्म हो जाती है। हाँ, बॉडी टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। तो ऐसे ही आप हर चीज में, हाँ, जैसे कि खाओ कुछ भी पियो, पेरेंट्स की स्ट्रगल को आप याद कर रहे हो तो मतलब मोटिवेशन मिल रहा है, लेकिन आप उसको डेली याद करोगे तो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो जब आप लो फेज में हो तभी अपने इमोशंस को ना मतलब कि गेम के अंदर ब्रिंग करना चाहिए, अदरवाइज आप अपनी रेशनलिटी पे चलते रहो। जब आपको लगे कि अब मैं ट्रैक से हट रहा हूँ तब अपने इमोशंस को गेम के अंदर। बहुत अच्छी बात कही कि आप लो फील कर ही नहीं रहे हो, बस लो फील करने के लिए आज मैं लो हूँ जबरदस्ती। आपको लो फील होना भी तो चाहिए। नहीं, एक बहुत बड़ी ये बीमारी भी है और लोग बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट भी कर रहे हैं आजकल, खासकर जो यंग जनरेशन है। तो ऐसा ना हो कि मोटिवेशन के चक्कर में या अननेसेसरी एक्स्ट्रा गाइडेंस के चक्कर में आप आधा टाइम तो उधर ही आपका एनर्जी एंड टाइम दोनों वेस्ट हो रहा है। तो इससे थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है। ये भी बहुत सारे लोग हैं, वो लड़के हैं, वो बार बार अलग अलग ऑफिसर से मिलते रहते हैं, वो ऐसे करते थे, ये ऐसे करते थे, वो तो उनकी वो एकदम पूरा का पूरा उनके मिक्स हो जाता है। वो तो फोटो, इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। वो फोटो खींच के मेरा जब सिलेक्शन, आपकी रील चलती है बहुत तो प्रेम सुख डेलो जी की रॉयल एंट्री, हाँ रॉयल एंट्री राजस्थान, क्योंकि मैं भी पश्चिमी राजस्थान से, तो आ जाती है घूमते घूमते हमारे पास भी कुछ। आपकी तो काफी चलती है, आप भी मोटिवेशन देते हो काफी, तो अच्छा है। उनकी भी रील्स वगैरह बहुत आती है, स्टडी रिलेटेड। हाँ, आपकी स्टडी रिलेटेड आती है बिल्कुल। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं क्या हॉस्टल में जहाँ पढ़ता था तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ग्रीन टी पीता था और ग्रीन टी में नींबू डाल देता था, उससे मुझे फ्रेश लगता था। तो जब मेरा सिलेक्शन हो गया सडनली एक दिन जब रिजल्ट आया तो हॉस्टल में हो हल्ला हो गया कि भाई ग्रीन टी पियेंगे नींबू वो जैसे इनका पायलट पेन था। अच्छा, पायलट पेन था, मैं पैसे ही बोल दिया था तो काफी पायलट पेन की बिक्री बढ़ गई। कोई पर्टिकुलर मॉडल था ना, V5 V7,
तो सबको लगता था ये पेन ले लो सिलेक्शन हो जाएगा। दुकानों के सेल बढ़ गए थे V7 पायलट के कि यही इसी से लिखेंगे हम 2000 अगला वाला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबकी बात को सुन के उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। हाँ सही है। और कई बार सर के एडवाइजेस दो ना, मतलब कि इतनी अपोजिट एडवाइजेस होती है ना कि मतलब एस्पिरेंट समझ नहीं पाता, फिर वो मध्यम मार्ग की जगह वो आधा तितर आधा बटेर वाली सी कहानी हो जाती है उसके साथ कि वो कर कुछ ही रहा है, मतलब ना वो तीन कुछ ही में रहा रहे है ना 13 में। हाँ आप लोगों का हमने सिलेक्शन, प्रीलिम्स, मेंस इसकी चर्चा कर ली, इंटरव्यू की भी काफ़ी चर्चा कर ली। अब मैं आता हूँ लवासना वाले पार्ट पे। तो आप सभी लवासना से गुजर चुके हैं, FC और पूरी ट्रेनिंग आपने वहाँ से करी है। कुछ बेस्ट या फिर बहुत इंटरेस्टिंग कुछ घटनाएं अगर हो आपके लवासना प्रवास की समय की तो बताइए। आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो होंगी। निशान जी आपसे ही स्टार्ट करते हैं। लवासना में तो क्या होता है कि पहले फाउंडेशन कोर्स होता है जिसमें सभी सर्विसेज के लोग होते हैं। बाद में फिर जब 3.5 महीने का फाउंडेशन कोर्स खत्म हो जाता है उसके बाद सभी लोग अपनी अपनी अकेडमीज में चले जाते हैं और IAS वाले लवासना में रह जाते हैं। अगर फाउंडेशन कोर्स की बात करें तो वो इतना डाइवर्सिफाइड होता है, उसमें क्लासरूम टीचिंग तो होती ही होती है। लेक्चर लेने के लिए इंडिया के इवन वर्ल्ड के बहुत अच्छे स्कॉलर्स, बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर्स, पब्लिक पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स वहाँ पे लेक्चर देने आते हैं। उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ की, जैसे ट्रैक, हिमालयन ट्रैक होता है तो उसमें आपका एक तरह से मनोबल, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। कैसे आप इंडिया डे होता है जिसमें पूरे इंडिया की कल्चर को शोकेस किया जाता है। सोसाइटीज़ बनी होती हैं वहाँ पे, आप किसी सोसाइटी को ज्वाइन कर लो, कोई फाइन आर्ट सोसाइटी है, लिटरेरी सोसाइटी है, मैथ्स क्लब है, स्पोर्ट्स है, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो इस तरह से फाउंडेशन कोर्स का डिज़ाइन ही ऐसा है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो मोटा मोटा आपको एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरव्यू भी दे ही देता है। तो वो सब चीज़ें चलती हैं और उसी में दोस्तियाँ भी डेवलप होती हैं। उसी में हम साथ में जब कोई चीज़ करते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में मॉर्निंग एक्टिविटी, PT वगैरह जो भी करते हैं, तो वो एक बॉन्डिंग भी डेवलप होती चली जाती है। ओके, आपने तरीका पूरा बता दिया ट्रेनिंग का, लेकिन इंटरेस्टिंग बातें नहीं बताई। अभी इंटरेस्टिंग बातें पहले गौरव बताएगा। सर मेरे साथ तो इंटरेस्टिंग ये हुआ था, क्योंकि इसकी लाइफ में इंटरेस्टिंग चीज़ें होती भी ज़्यादा ही है। सर पता नहीं मैं क्यों शिकार हो जाता हूँ इंटरेस्टिंग चीज़ों का। लेकिन जैसे मतलब कि जैसे सिलेक्शन होता है और उसके बाद लवासना जाना होता है, तो मतलब हमने भी कई बार वीडियो देखे थे, कई लोग बना देते हैं जो दिल्ली से निकल रहे हैं, फिर हरिद्वार सा दिखता है, फिर मतलब वो देहरादून, फिर मसूरी। तो मतलब कि मेरे को भी लगा था ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी जब जाएंगे, तब मतलब उम्मीदें तो थी कि सिलेक्शन में। तो मेरा मेडिकल में थोड़ा BP की वजह से मेरा मेडिकल डिले हो गया, फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया था। सेकेंड लिस्ट जैसे 5 दिसंबर से हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होना था और 4 तक लिस्ट भी नहीं आई। अब मतलब सब लोग डरा रहे कि इस बार लिस्ट नहीं आएगी तो ना FC करवाएंगे नहीं, FC नहीं करवाएंगे तो ये कैडर भी नहीं मिलेगा। दुनिया भर के जितने डराने थे ना वो डरा दिए। लेकिन अब हमने हिम्मत करके 3 की शाम को लवासना के लिए निकल गए। तो ना कोई ठंडी हवाएं चल रही थी, एकदम डर लग रहा था कि कल लवासना में एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये कि सभी पड़ोसियों ने देख और लिया है कि भाई लवासना जा रहा है, वापस आ गया मगर वापस आना पड़ गया तो जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रोल हो जाएगा मेरे साथ ही। मगर आपसे कुछ ही हो जाऊँ, मैं 3 महीने से वहाँ बाहर रहूँगा, लेकिन रहूँगा मसूरी रहूँगा मैं। तो फिर हम गए तो 4 दिसंबर को मिड डे में लिस्ट आ गई थी। तो अब लिस्ट आ गई तो मतलब मेरे को लगा जल्दी से ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर हमारे किसी रिलेटिव ने फ़ोन कर दिया कि आज तो अमावस्या है, आज को ज्वाइन नहीं कराना। अब मम्मी साथ में बोले ना बेटा, आज ज्वाइन करा दिया तो पता नहीं सर्विस में क्या ही हो जाएगा, अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो मम्मी ने उस दिन मेरे को ज्वाइन ही नहीं करने दिया। 5 दिसंबर को मॉर्निंग में मैंने मतलब कि ज्वाइन किया। तो इतना एकदम खौफ का सा माहौल हो गया था। तो फिर वो जो बाहर गेट पे जाते हैं तो वो गार्ड भी वहाँ पे जो रहते हैं, उन्होंने गाड़ी वाड़ी को बोले हटाओ यहाँ से जाओ। फिर रजिस्ट्रेशन के लिए डेस्क पे गया, वहाँ पे वो लड़का मतलब बैठा था, बोला आप गौरव डानी आओ। मैं इतना डर लग रहा था मैं कि हाँ भाई मैं। तो बोला सर मैं आपके वीडियो बहुत देखता हूँ। मैं कहा चलो एक आदमी तो सही मिला है, जान में जाना है। हाँ जाना है कि एक आदमी डरा ही देते। हाँ पूरा ऊपर से नीचे। एक ने मतलब कि मैंने लवासना में फ़ोन किया कि मैं 5 दिसंबर के 1-2 दिन बाद ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? तो पता नहीं किसने उठाया था, उसने बोला स्कूल थोड़ी ना ये मतलब पहाड़ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। जब मन चाहे तब तो बड़ा वैसे इनको अमावस वाले का किसी ने बताया नहीं था कि लैंडोर के पैनकेक खा के अगर ज्वाइन करो तो वो कट जाता है उसका। अच्छा ओके। तो मेरे तो 2 अल्मा मीटर रहे हैं। लवासना में FC किया था और उसके बाद में SVP NPA। तो लवासना में तो मेरा फेवरेट पार्ट ट्रैकिंग ही था, मतलब वो नई चीज़ जो हमने की वहाँ पे। बाकी
और हाई पॉइंट्स है, जैसे आप पूछ रहे थे, तो वहाँ पे जब AK सिन्हा मेमोरियल वन एक्ट प्ले के साथ लगभग सारे प्राइजेस हमारे प्ले ने जीते, या वहाँ शॉर्ट स्टोरी हुआ या पोइट्री राइटिंग या ये जितने कंपटीशन थे इनमें सब में, तो वो सब हाई पॉइंट्स थे। अच्छा, हम मन में जब सुबह सुबह उठते थे ना तो बड़े ही मन में अच्छी अच्छी बातें आती थी कि सुबह सुबह ठंड में PT कराने चले जा रहे हैं पोलो ग्राउंड की तरफ। हमको नहीं पता था कि अभी इसके बाद असली वाला चैप्टर शुरू होगा जब NPA जाएंगे। NPA में जो रगड़ा हुआ है हमारा, तो NPA में हाई पॉइंट्स ये थे कि वहाँ जो कुछ कर रहे थे वो जीवन में पहली बार करते। मध्यम वर्गीय और नॉर्मल पृष्ठभूमि से आने वाला आदमी कहाँ शूटिंग करता है, तो शूटिंग किया तो बड़ा मज़ा आया। तो घुड़सवारी किया, सारा टाइम नज़र, उस्ताद बोल रहा है कि नीचे नहीं देखना है, अपन नीचे ही देखना है कि इतनी ऊपर से गिरे तो कितना चोट आएगा, है ना। लेकिन किसी तरह से कर करके वो भी हुआ। फिर वो आपका स्विमिंग रहता है। अब 29 साल की उम्र में कोई आदमी स्विमिंग सीख रहा है, बॉडी पूरी कड़क हो, मैं अकड़ जा रही है अपने आप को, पहले से डिफेंस मैकेनिज्म ऑन है कि भाई बचाना है पानी से। ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, वो भी किसी तरह से घिस पिट के जो है सीखा और पास किए। तो अच्छा, वो वाले टाइम भी थे जब बहुत सारे लोग, क्या इंडोर के और आउटडोर के मिला के करीब 25 पेपर होते हैं, बहुत से लोग फ्लंक कर रहे थे, और अपना क्या कोर्टशिप पीरियड भी चल रहा था, सगाई वगैरह भी हो रही थी उसी टाइम, और वाइफ को भी टाइम देना होता था। अच्छा, तो क्या रहता था कि जैसे ट्रेनिंग के 2 सेशंस के बीच में ना खटाखट रहता है, उसमें 10 मिनट अलार्म लगा के सो रहे हैं, 2 मिनट वाइफ को दे रहे, बात कर रहे, इस टाइप से। तो सब कुछ हाई पॉइंट ही था, बड़ा रोचक भी रहा और बहुत बिजी रखते थे आप लोगों को। बहुत ज़्यादा बायोमेट्रिक्स जगह जगह लगे, 1 सेकंड भी लेट हुए तो 8 राउंड 12 राउंड या शो कॉज नोटिस आएगा। ये तो स्कूल की तरह हो गया, 8 राउंड काट के आओ। अरे एक बार इंटरेस्टिंग ही आप पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ। एक बार मैं मेस में बैठा खाना खा रहा था, ऐसे हल्का सा हाथ फोल्ड कर लिया, शाम को जो है फिर 12 राउंड लगे स्टेडियम के। ये वहाँ को फोल्ड करने के लिए कर सकते हैं। एक हमारा मित्र था, वो जैसे आप करके बैठे हैं। एक दिन क्या हुआ कि पानी नहीं आया तो किसी ने सोचा कि भाई बिना शेविंग के भी जाएंगे तो काम चल ही जाएगा। सुबह फॉल इन हुआ 5 बजे, अंधेरे में कहाँ देख, और उनको क्या पता, उस्ताद तो हर साल हर दिन यही करता है, उसका तो काम ही। एक झटके में उसने पहचान लिया। शाम को उनको लगा ऑर्डरली रूम, और फिर उनको 12 राउंड। तो लेकिन सिखाया बहुत कि उसके बाद से शायद ही कोई दिन होता है, आदत सी बन गई कि बिना शेविंग किए कहीं जाना नहीं है। ये उस्ताद कौन है? जो वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, कांस्टेबल, वो बेस्ट कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, SI, इंस्पेक्टर, इवन DIs होते हैं, इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं, जो अलग अलग स्क्वाड बढ़ते हैं, उनके DI ADIs को उस्ताद भी बोलते हैं चलती हुई भाषा में। जैसे मिलिट्री में ड्रिल मास्टर या इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उस्ताद, ड्रिल इंस्ट्रक्टर। ओके। तो इनफैक्ट अभी भी टच में रहते हैं। अच्छा। हाँ, अभी भी मैं सर ही बोलता हूँ। मेरे कांस्टेबल कृष्णन सर हुए, कलप्पा सर हुए, सबको अभी भी लगातार बात होती है। तो कुछ रहता है। प्रेम सुख जी, हम तो वापस एग्ज़ाम देने वाले लोगों में से थे, तो लवासना नहीं गए थे। और NPA की कई इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई थी। हम वो राजस्थान में रहते थे, तो वहाँ पर तो कभी मेले वेले लगते थे, तो वहाँ पे तो ये जो गाने वाने गाते थे, तो हमारे लोकल गाने वाने होते थे। और NPA में गए तो दिसंबर में ज्वाइन किया, तो सबसे पहला जो प्रोग्राम था वो क्रिसमस का था। तो देखा वहाँ पे तो सब पॉप सिंगर आ रहे हैं, इंग्लिश में गा रहे हैं, तो ऐसे बैठे देख रहे थे कि क्या चल रहा है, कुछ समझ में भी है वो। और फिर जैसे सर ने बताया कि स्विमिंग और बड़ी दिक्कत रहती है स्विमिंग की, तो जैसे तैसे करके मैं था, 1-2 मित्र और थे, स्विमिंग नहीं हो पाती थी, तो शाम को एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए जाते थे कि भाई स्विमिंग कैसे सीख लें। तो भी लास्ट तक बड़ी मुश्किल से हुई, क्योंकि लास्ट में पास होना है, तो 2 स्टॉप में आप करोगे। फिर कहा कि आप 5 मीटर ऊपर से नीचे कूदोगे तो आप पास हो जाओगे। तो उस्ताद ने ऐसा करके 5 मीटर से कूदा दिया। फिर बोला नहीं आप पास नहीं हुए, आपको 10 मीटर ऊपर से कूदना है। तो दोबारा 10 मीटर से वो कूदा दिया। 10 मीटर उधर और अंदर भी गहराई, आदमी सोच रहा होता है पानी के अंदर कूदेगा तो नीचे बहुत। हाँ, नहीं तो लेकिन उसमें फिर अपना फंडा सीधा था कि एकदम सामने देखते चलते हुए चला गया मैं कि, और क्योंकि अपन एक बार में आप नहीं पूरा कर पाएंगे। अगर आप अच्छे स्विमर नहीं है, बचपन से नहीं किया हुआ है, तो अपन स्टॉप लेके करते थे, और स्टॉप लेके करोगे तो आपको हाइट पे, अगर एक स्टॉप लिया तो उस हिसाब से हाइट, 2 ले लिया तो उस हिसाब से हाइट। तो उसमें मेरे साथ उन्होंने किया कि पहले बोला कि आप 5 मीटर 7 मीटर से कूदोगे तो आप वो हो जाओगे पास। फिर बोले नहीं आपको 10 मीटर से, तो पहले 7 से कूदाया, फिर 10 से और कूदाया वापस। ये सब कंपलसरी होता है करना? कंपलसरी होता है, पास होना कंपलसरी। इनफैक्ट हमने बीच में न्यूज़ भी पढ़ा था कि कोई सीनियर थे जो 4 जो अटेम्प्ट मिलते हैं उनमें नहीं उनका हो पाया था, तो शायद उनको कार्रवाई भी हो गई थी हटाने की सर्विस से। वो सारे पास करने होते हैं, सारे टेस्ट आपको पास करने। और ये IAS की जो एकेडमी है, वहाँ पर भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना ज़रूरी है? बिल्कुल, स्पोर्ट्स एक्टिविटी वहाँ पे वॉलंटरी ज़्यादा होती है। NPA में क्योंकि फोर्स है, वो पुलिस एक फोर्स है, तो वहाँ पे कंपल्सरी ज़्यादा होता है। यहाँ पे भी होती सारी चीज़ें हैं, बट ये
वॉलंटरी भी होती है, कुछ कंपलसरी होती है, इनके यहाँ सारी कंपलसरी होती है। ओके, आप लोगों ने सभी ने भारत दर्शन भी किया है, तो भारत दर्शन के कुछ एक्सपीरियंसेस जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे रहे आपके, या देश के बारे में कुछ ऐसी चीज़ जो आपको नहीं पता थी और भारत दर्शन में पता चली? भारत दर्शन से पहले तो मेरा एकेडमी में जैसे ये बता रहे हैं ना कि कई चीज़ें नहीं सीखते हैं हम वहाँ पे, जो लाइफ में बाद में हमारी प्रैक्टिस बन जाती है। जैसे वो लोग इंसिस्ट करते थे कि आप डेली शेविंग करके आइए, तो वहाँ पे क्योंकि अगर ज़रा सा भी दिखेगा तो वो टोकते थे, इवन लबासना में भी। या तो आप प्रॉपर बियर्ड रखो ट्रिम्ड जैसे आपकी है, तो वो अलाउड होता है वहाँ पे। एनपीए में वो भी अलाउड नहीं होता, तो लबासना में वो डेली शेविंग पे इंसिस्ट करते थे। तो वो मैंने डेली शेविंग करना सीखा। उससे पहले मैं 2-4 दिन में एक बार करता था, और वो दिन और आज का दिन मैं डेली शेविंग कर रहा हूँ। ओके, तो एक अच्छी आदत वहाँ से सीखी। एक मैंने वहाँ पे क्योंकि लिटरेरी सोसाइटी में था, तो मैंने सूरज को ध्यान होगा, हमने मेमोयर बनाया था। हाँ अच्छा। जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए 300-350 लोग फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, तो उनका सबका फोटोग्राफ और उसके बारे में औरों ने क्या लिखा है, और उन्होंने क्या अकाउंट दिया आपका, आपके ही बैचमेट्स ने, वो पूरा कंपाइल करके मेमोयर बनता है। तो वो हमने कंपाइल किया था, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। उसकी वजह से मुझे ये फायदा हुआ कि मैं 350 लोगों को पर्सनली जान गया, जबकि 350 लोगों को जानना बहुत मुश्किल है। ओके। भारत दर्शन तो अच्छा था। हम मतलब ऑब्वियसली आप घूमते टहलते हो, नई नई जगह जाते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें आप आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो, अरे भाई ये भी है, ऐसा भी होता है, और आपको वो बाकी कर्टसीज भी एक्सटेंड की जाती हैं, तो मज़े वाला टाइम होता है। भारत दर्शन तो बड़ा मज़ेदार टाइम रहता है। और एक दिलचस्प रोचक वाक़या हुआ था जिसमें मतलब हमारे जो बस में बैठे थे साथ में प्रोबेशनर, निवेदिता नाम है उनका, मेरी बैचमेट है, उनका सामान गायब हो गया था बस से। तो फिर पुलिस ने जो है उसको रिकॉर्ड तोड़ टाइम में ढूंढ भी निकाला, तो वो भी समझ में आया कि वही जो बोला ना, एबिलिटी टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज, अनडू इंस्टेंट जस्टिस, तो वो बड़ा सेटिस्फाइंग रहता है कि चलो ऐसा नहीं, बेइज्जती नहीं हुई, गुजरात पुलिस की भी बेइज्जती नहीं हुई, और आईपीएस अफसर के सामान के रिकवरी के साथ उनकी स्वयं की भी इज्जत जुड़ी हुई थी, तो वो हो गया। तो मेरे केस में क्या हुआ, भारत दर्शन जो होता है आईएएस में थोड़ा लंबा होता है, तो मेरा जो रूट था उसमें साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत ज़्यादा था। तो मेरा क्या रहता था कि मैं जहाँ भी जाता था, क्योंकि मैं ना तो कभी नॉर्थ ईस्ट गया था पहले जीवन में, ना कभी साउथ इंडिया गया था, तो मैं जहाँ भी जाता था तो वो वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता, मतलब डूब जाता था वहाँ पे। जैसे विंटर स्टडी टूर है तो दिन भर अटैचमेंट होते थे और घूमना भी होता था। तो साउथ इंडिया में लगभग 15 दिन रहे हम, जिसमें थोड़ा तमिलनाडु था, थोड़ा कर्नाटका था, थोड़ा आंध्रा था। तो 15 दिन तक मैंने, जबकि नॉर्थ इंडियंस टिपिकल हम लोग रोटी दाल सब्जी हमको चाहिए, पर मैंने 15 दिन तक बिल्कुल रोटी दाल सब्जी मांगी नहीं और साउथ इंडियन फूड को अच्छे से एंजॉय किया। तो मुझे बाद में लगा 15 दिन से मैंने रोटी नहीं खाई। पर्पस वही होता है भारत दर्शन में, तो वो पूरा एक ग्लिम्स ऑफ पूरा देना और उसके कंफर्टेबल करना। हमें तो 10 दिन वहाँ लेके गए थे यार, बारात गला करके एक जगह है, एलओसी पे ही थे हम 10 दिन तक पुंछ में। मतलब जैसे आई कुड सी पाकिस्तान फ्रॉम लाइक फॉर 10 days, 21 दिसंबर से 30 दिसंबर, फिर 31 दिसंबर को हम अमृतसर आ गए थे, वहाँ से पठानकोट होते। तो 10 दिन तो जो मैंने गन्स चलाई है ना, मतलब रात को 3 बजे एलओसी की तरफ पूरा AK-47 तड़ ऐसे करके, वो काफ़ी फायरिंग किसकी दिशा में कर रहे हैं? पाकिस्तान अपनी तरफ के अच्छा, आप बड़ा लिखा रहता है। मैंने इंस्टाग्राम फोटो डाली थी, आप सतर्क रहें, आप दुश्मन की नज़र में हैं, हर जगह लिखा रहता है। मतलब पहाड़ है बेसिकली, पहाड़ के इस तरफ, मतलब एलओसी के इस तरफ जो इंडिया है उधर इलीगली ऑक्यूपाइड, वो भी खूब करते हैं, ऐसा नहीं क्या। हाँ, उस टाइम पे सीज फायर वायलेशन चलता रहता था, रोज होता था, डेली बेसिस पे। उनके भी आईएएस अधिकारी आते होंगे जैसे ये तो नहीं ऑफिसर्स हैं तो उनके और मतलब आप मान लो टेम्परेचर, हम चाहते हैं उनके अधिकारी आईएएस ही हो, पीएएस ना हो। टेम्परेचर -15 से माइनस, पारका पहनना पड़ता है वहाँ पे। तो आप ऐसे नॉर्मल एक कोट वोट ये सब नहीं चलते, तो एक पहले लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर एक ग्रीन कलर का और ऐसे इतना मोटा उसमें ऊन, और वो फिर उड़ाते हैं, तब जाके आप मतलब ऐसे चलने लायक होते हैं। स्लीपिंग बैग ध्यान है आपको? नहीं, स्लीपिंग बैग वो भी रात को स्लीपिंग बैग में सोना, वो तो मेरी लाइफ का वो खतरनाक एक खड़ूस था भाई, कोई तो लेफ्टिनेंट कर्नल, उसने उनको बोल दिया, जो आर्मी में सोल्जर्स थे, कि इनको 3 बजे उठाना रात को और इनसे गश्त लगवाना। तो एक दिन तो वो पता, रात के 3 बजे में ऐसे खड़े होकर ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भयंकर ठंड है। फिर कुछ उन्होंने केमिकल दिया हाथ पे रगड़ने के लिए, तब जाके थोड़ी गर्मी आई उससे। मतलब इट्स तब बेसिकली रियलाइजेशन होता है कि कितना टफ जॉब है। नाइट पेट्रोलिंग कराएंगे, और ये भी नहीं पता कि मतलब 5 दिन बाद 10 दिन बाद रहोगे नहीं रहोगे। इट्स अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, साइकोलॉजिकली स्ट्रेसफुल जॉब। तो उससे थोड़ा आपको पता चलता है कि अच्छा चलो। ऐसे ही आईपीएस के अंदर ग्रे हाउंड्स अटैचमेंट होता है,
वो बहुत बढ़िया होता है। उसमें 7 दिन का होता है, 7 दिन में आपको सेम ही ड्रेस रखनी होती है, आप उसमें चेंज भी नहीं करना होता है। 7 दिन आप नहाओगे भी नहीं, आपको जो खाना खाना है वो भी साथ में पीछे पीठ के ऊपर ही रखना है। SLR राइफल है आपके पास, बढ़िया रहता है। बहुत ही उसमें मतलब आप सर्वाइवल को रीडिस्कवर करते हो ना अपनी पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, डायमेंशंस को, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा ही भारत दर्शन में एक वाक्य हुआ था कि हम साउथ इंडिया के अंदर है वो केरला के अंदर गए थे भारत दर्शन में। तो हमारे साथ उस समय एक बहुत ही अच्छे एक ऑफिसर्स थे, मधुकर सेठी सर, वो अभी दुनिया में नहीं है। बहुत अच्छा। तो हमने देखा, हम तो उस समय अब मन में ये रहता है ना कि भाई अपन IPS बन गए, ये सब है। तो बस में से हम उतर के, और फॉरेस्ट का एक बहुत अच्छा गेस्ट हाउस था, उसके अंदर हम चले गए। थोड़ी देर बाद में पता चला कि हम 25 लोगों का ग्रुप था, तो पूरे ग्रुप का जो सामान था वो सर ने अपने हाथ से दूसरी बस के अंदर है वो एक व्यक्ति ने 25 लोगों का सामान, और वो इतने सीनियर मतलब IG लेवल के ऑफिसर, और उन्होंने खुद ने, तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि हम कुछ भी नहीं है इस तरह से। नहीं सर तो बहुत ही रिमार्केबल उनका जो है कर्नाटक के अंदर भी वो बहुत ही ऑफिसर्स के उनका है वो बहुत अच्छा एक नाम, बहुत रेस्पेक्ट आज भी है वो उनका। ये ग्रे हाउंड वही फोर्स है जो एंटी नक्सल ऑपरेशन, तो उनके साथ ट्रेनिंग होती है 7 दिन का। आंध्र प्रदेश राज्य में जैसे अलग अलग राज्यों की, उड़ीसा की SOG है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में DRG है, तो ऐसे ही वहाँ की ये है। ओके, इसमें भारत दर्शन के बाद एक चीज़ और होती है कि आप 18 लोगों का, 20 लोगों का एक ग्रुप है, आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो। सुबह जाना है, जैसे ज़्यादातर फ्लाइट हमारी सुबह 4-5 बजे होती, 2 ढाई बजे उनको उठा रहे हैं, वो ग्रुप लीडर का मेरे को उठा दिया, उनको किसी तरीके से हाथ जोड़ के भाई चल। और एक चीज़ ये रियलाइज होती है कि भारत दर्शन स्टार्टिंग में और भारत दर्शन जब खत्म होता है ना, आपके अंदर कुछ सिग्निफिकेंट फ़र्क ज़रूर आता है। यदि आप उसको ध्यान से देखो ना, तो आपके पास कुछ ना जो बिहेवियरल जो आपकी लर्निंग्स होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप अक्रॉस द नेशन बहुत सारे लोगों से। एक हमारा कोई ट्रेन जर्नी थी, दंतेवाड़ा हमें जाना था उस टाइम पे, 2000 दंतेवाड़ा में रहा हूँ 1 साल, बिल्कुल जनवरी 2014 में। 26 जनवरी को बेसिकली प्रशासन प्रूव करना चाहता था कि 18 प्रोबेशनर IAS ऑफिसर आएंगे और 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे। तो मतलब क्रिकेट मैच था हमारा 25 को, तो 18 घंटे की ट्रेन जर्नी थी। बट उसमें पहले ही बोल दिया था ना, तो स्टेशन पर ऐसे बिल्कुल ऐसे कहाँ से लेके गए थे ना, पूरा प्रोटेक्शन, पूरा ऐसे रोड भी खोल दिया था कैपिटल सिटी से दंतेवाड़ा का। तो वो जो 18 घंटे की जर्नी थी, मतलब उसमें होता है सब कुछ जो है पैक कर लो अपना, कहीं कुछ नहीं रखेंगे कुछ। तो उससे अलग अलग पर्सपेक्टिव पता चलता है कि वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे। जैसे लाइक 9-10 ईयर्स को, मतलब जो उसकी सिचुएशन थी। फिर स्टोरी सुना रहे हैं कि 2 साल पहले नक्सल आया और जो मेन जो दंतेवाड़ा का जो पुलिस स्टेशन था गीदम का, हाँ, वो लूट के ले गए सारे सब कुछ ले गए। तो वो बता रहे हैं ऐसे चलते हैं, और सब डोंट वरी बट देख लेंगे। बट ये लिटरली 2 साल पहले वहाँ पे हो गया। तो आपको पता चलता है कि मतलब जो आप दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हो, तो वैसा वो इंडिया नहीं है बेसिकली। इंडिया बहुत बड़ा है, काफी चेंजेस, बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं इंडिया के। बिल्कुल वो भारत दर्शन नाम चरितार्थ हो जाता वो है। ट्रेन जर्नी जब करी 18 घंटे, समझ में अच्छा ये भी होता है मतलब इंडिया में कि बिल्कुल डेजर्टेड स्टेशन था, कोई एक आध चाय वाला कोई मिलेगा आपको, बिल्कुल ऐसा लगेगा कहाँ गए 50 साल पहले। तो जो प्रशासन के सारे कलर्स होते हैं ना, कि कहाँ पे रौद्र रूप लेके मतलब दबा देता है, कहाँ पे रिक्वेस्ट करके सारी चीज़ चलाता है, कहाँ कोऑर्डिनेशन करके काम चलाना है, कहाँ उसको लाइट वे में, वो सारे रूप है ना भारत दर्शन में आपको ऑलमोस्ट है ना मतलब कि दिख ही जाते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था जो मिस हो गया, विलेज विजिट, अगर याद हो, मैं सोलन गया था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग, वो बहुत सही, मतलब सोलन गए थे। मतलब कई तो ऐसे भी होते हैं एक्सपीरियंस जो मुरादाबाद में गांव में कभी गए नहीं, शहर में ही पले बड़े, फिर अच्छे मेट्रो सिटी में पढ़ाई की, तो विलेज विजिट का जो 1 हफ्ते का रहता है, आप किसके लिए काम करने वाले हो, आपके डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स कौन है, उनको तो देखो पहले। वो इसलिए भी एक बड़ा उद्देश्य है इसका भारत दर्शन। उसमें टास्क मिलता है कि आप वहाँ का पंचायती राज देखो, वहाँ का स्कूल देखो, वहाँ का रिपोर्ट्स बना के हॉस्पिटल देखो, उनकी रिपोर्ट्स बनानी होती है, लोगों से बात करनी होती है। तो वो विलेज विजिट बहुत चेंजर होता है। अरे मतलब सोलन के जिस गांव में हम लोग रुके हुए थे, मैंने ये रियलाइज़ किया कि हिमाचल के गांव कितने साफ़ सुथरे हैं, लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं, और लगभग सारी सुविधाएं थी उस गांव में, इलेक्ट्रिसिटी से लेके लगभग सभी घरों में टीवी वगैरह। उसके लिए शहर की ओर पलायन करने की जरूरत नहीं है, गाँव में भी आप बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी चर्चा हमने करी यहाँ पर रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, इनकी जर्नीज कैसी रही सभी अधिकारियों की, और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। आप पार्ट 2 जरूर देखिए, जहां पर हम इनके करियर के बारे में और चर्चा करेंगे, एंड दोनों ही पार्ट्स में आपको बहुत अच्छी इंसाइट मिलेगी। सो डू वॉच दैट पार्ट 2 एज वेल। उसका लिंक नीचे आपको पहले कमेंट में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ट्यूनिंग इन। नमस्कार।